मुंबई का मशहूर बिजनेसमैन और एसआर ग्रुप्स का मालिक साहिल धनराज आज अपनी लाडली बहन रूही को शॉपिंग कराने मॉल पहुंचा है। साहिल के लिए रूही ही सब कुछ है। साहिल की जिंदगी में दो ही मकसद है, एक रूही की देखभाल करना और अपने माता पिता की मौत का बदला लेना। आज मॉल में साहिल के साथ कुछ अजब हुआ। वह एक लड़की के साथ ट्रायल रूम में फंस गया और उस लड़की का नाम था वेदिका। वेदिका उसे वहां देखकर उस पर चिल्ला रही होती है, पर साहिल उसकी खूबसूरती को देखकर मंत्रमुग्ध होकर खड़ा रहता है। वेदिका वहां से गुस्से में चली जाती है, पर उसको जरा भी एहसास नहीं था कि किस्मत उसको साहिल के सामने फिर ला खड़ा करने वाली है। क्या होगा जब किस्मत इन दोनों को आपस में फिर से टकराएगी? प्यार का फूल खिलेगा या नफरत की बारिश होगी? इन सब बातों को जानने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कर दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और भी कहानी आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह की और भी कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। वीरेन जी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। दूसरी ओर राघव जी पुलिस के साथ आशी को ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी अचानक से राघव जी का फोन बजता है। वो फोन पिक करते हैं। राघव जी कहते हैं, हेलो। तभी उधर से किसी आदमी की आवाज आती है। हेलो सर, मैं थाने से कांस्टेबल ललित बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। उधर से ललित जी कुछ बताते हैं, जिसे सुनकर राघव की आंखें बड़ी हो जाती हैं और चेहरे पर डर फैल जाता है। ये आप क्या बोल रहे हैं और कैसे? देखिए सर, अभी क्यों क्या कैसे का टाइम नहीं है। इससे पहले कि देर हो जाए आप प्लीज जल्दी पहुंच जाइए, प्लीज सर। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। राघव जी फोन कट करते हैं और जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। दूसरी ओर वीरेन जी बेहोश थे और कुर्सी से उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। सिन्हा कहता है, अबे एका जल्दी में होश में लाओ बे। कौनो यहाँ आ गया ना तो हमारी मैयत में आना, फिर तुम सबन की साथ में उठवाए देंगे। बता रहे हैं, उठाओ इको जल्दी। सक्सेना वीरेन जी के मुंह पर पानी फेंकते हैं, जिससे वीरेन जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगते हैं। चल बे, बहुत सो लिया, अब हमरा काम कर, फिर हम तुमका हमेशा के लिए सुला देंगे। साहिल बेतहाशा रोए जा रहा था। वेदिका उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो अभी भी रो रहा था। साहिल का इस तरह रोना वेदिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। साहिल रोते हुए कहता है, क्यों हुआ वेदिका मेरे साथ ये सब? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया गया। क्यों? बचपन से लेकर आज तक अपने माँ पापा के प्यार के लिए तरसा हूँ मैं। क्यों वेदिका, क्यों? क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? शिव, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। ये सिर्फ मैं नहीं, हर कोई जानता है। मानती हूँ आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन आपके पास आपका सबसे अनमोल रिश्ता है। आपकी रूही आपके पास है। वो आपको ऐसे देखेगी तो क्या उसे अच्छा लगेगा? बताइए। साहिल नामे सिर हिला देता है। वेदिका उसके आंसू पहुंचकर, तो रोना बंद करिए और खुश रहिए। आप ऐसे टूटते हुए अच्छे नहीं लगते। जो चला गया हम उसे तो वापस नहीं ला सकते ना, लेकिन जो हमारे पास है उसे तो संभाल सकते हैं ना। रूही की जान बसती है आप में। आप उसकी ताकत, हिम्मत सब कुछ हो। अगर वो आपको ऐसे टूटता हुआ देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना। तो फिर उसके लिए खुश रहिए, उसे भी खुश रखिए। आप खुश रहेंगे ना? साहिल हाँ में सिर हिला देता है। वेदिका उसके माथे पर किस करके, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। अच्छा एक बात पूछूं, आशी कहाँ है? पता नहीं, मैंने हर जगह ढूंढा, बल्कि आज भी ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लेकिन मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन मैं आशी को ढूंढ लूंगा। फिक्र मत कीजिए शिव, देखना आशी जहाँ भी होगी ना सही सलामत होगी और जल्दी आपको मिलेगी। होप सो। अच्छा शिव, एक सवाल पूछूं? रूही को इस बारे में कुछ पता है? नहीं, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। इंदौर जाने के काफी टाइम बाद तक मैं उसे बहलाता रहा। जब भी वो मॉम डैड के बारे में पूछती, हमेशा कोई बहाना बना देता, लेकिन सोचा एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं उसे सच तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। तब मैंने उसे बताया कि घर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई थी और बाकी सब उस आग में फंस गए थे। बहुत टाइम लगा मुझे उसे संभालने में, लेकिन उसने मेरे लिए खुद को संभाल लिया। अब जो भी था, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। और किसी को भी पता है ये सब? कबीर और रजत भाई जानते हैं सब कुछ। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया हमेशा।
वो दोनों नहीं होते तो शायद ही मैं इस मुकाम पर पहुंच पाता। जब भी मैं लड़खड़ाया हूं तब उन्होंने ही मुझे संभाला है। सच में सब बहुत अच्छे हैं। हाँ वो तो हैं। अच्छा एक सवाल पूछूं? यही ना कि अगर शिव और साहिल अलग अलग होती तो मैं किसको चुनती? साहिल हैरानी से उसे देखता है। इतना हैरान मत होइए, जैसे आप मेरे मन की हर बात जान लेते हो ना, वैसे ही कुछ बातें तो मैं भी जान सकती हूँ आपके मन की। जानती हूँ बहुत टाइम से आप यही पूछना चाहते थे, है ना? तो बताओ किसे चुनती तुम? अगर शिव और साहिल दो अलग अलग इंसान होते ना तो मैं साहिल को चुनती। जानते हैं क्यों? क्योंकि शिव के साथ मैंने एक भी अच्छा पल नहीं बिताया था, एक भी अच्छी याद नहीं थी मेरे पास। लेकिन साहिल के साथ हर लम्हा खूबसूरत था। मैं जब भी साहिल के साथ होती थी हमेशा खुश रहती थी। लेकिन शिव के साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा होता था हमेशा से, इसलिए मैं साहिल को ही चुनती। उसकी बात सुनकर साहिल मुस्कुरा देता है। वेदिका उसके कंधे पर सिर रख देती है। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। बातें करते करते कब दोनों को नींद आ जाती है उन्हें पता ही नहीं चलता। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ साहिल की आंख खुलती है। वो अपनी नजर उठाकर उसकी बाहों में सोती हुई वेदिका को देखता है, जो सोते हुए किसी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जो उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। वेदिका की आगे की लट बार बार उसके चेहरे पर आ रही थी, जिसे देखकर साहिल को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो धीरे से उन लटों को उसके कान के पीछे कर देता है, लेकिन ये लटें भी साहिल को परेशान करने के मूड में थी, जो बार बार वेदिका के चेहरे पर आ जाती। साहिल बार बार उन्हें उसके कान के पीछे कर देता। थोड़ी देर में वेदिका की आंख खुलती है। आंख खुलते ही सामने उसे साहिल दिखता है और उसके चेहरे पर एक मुस्कान बिखर जाती है। गुड मॉर्निंग शिव। वेरी गुड मॉर्निंग वाइफी। दोनों वहां से उठते हैं और थोड़ी देर बाद घर के लिए निकल जाते हैं। दोनों आज बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद साहिल वेदिका के घर के बाहर गाड़ी रोकता है। वेदिका गाड़ी से उतरने लगती है तो साहिल उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वेदिका साहिल के ऊपर ही गिर जाती है। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। मैंने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दिए और तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। ये तो गलत बात है ना? वेदिका अपनी आंखें छोटी करके, अच्छा जी, आपको भी गिफ्ट चाहिए? हाँ जी बिल्कुल चाहिए। अच्छा बताइए क्या चाहिए आपको? आप जो मांगोगे वो दूंगी। पक्का? पक्का। सोच लो, फिर कभी अपनी बात से पलट जाओ। वेदिका शर्मा कभी अपनी बात से नहीं पलटती। आपको जो मांगना है मांग लीजिए। अच्छा तो ऐसी बात है। पहले वेदिका के होठों पर अपनी उंगली लगाता है और उसे अपने होठों पर लगा लेता है। वेदिका अपनी आंखें बड़ी करके, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है आपका? कुछ भी बोल रहे हैं। कुछ नहीं मिलने वाला आपको। छोड़िए मुझे बेशर्म कहीं के। ये क्या बात हुई? अभी तुमने बोला कि जो मांगूंगा वो दोगी। अब क्या हुआ? हाँ तो मुझे नहीं पता था कि आप इतने बेशर्म हो। कैसी बेशर्मों वाली बातें करते रहते हो हमेशा। साहिल उसे अपनी बाहों में कस के, देखिए मैडम जी, हमारा गिफ्ट तो आपको देना पड़ेगा, वरना क्या करेंगे आप? फिर मैं अपने तरीके से ले लूंगा। आप ना। वेदिका अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती कि साहिल उसके होठों पर अपनी उंगली रख देता है और उसके गालों पर आई लटों को उसके कान के पीछे करता है और उसके चेहरे पर झुकने लगता है। वेदिका की तो सांसें ही रुक जाती हैं, धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं। शिव, ये आप इससे वो इससे आगे नहीं बोल पाती, क्योंकि उसके और साहिल के होठों में बस आधे इंच का फासला था। वेदिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। इससे पहले दोनों के होठ मिलते एक बच्चा आकर विंडो पर नॉक करता है। उसकी आवाज सुनकर दोनों झटके से दूर हट जाते हैं। दोनों की धड़कन बढ़ी हुई थी। वही साहिल का मुंह बन जाता है। सब के सब मेरे प्यार के दुश्मन हैं, कोई रोमांस करने ही नहीं देता। वेदिका उसे गुस्से में घूरती है और शीशा नीचे करती है और उस बच्चे से पूछती है कि क्या हुआ। कुछ नहीं दीदी, वो गाड़ी यहाँ बीच रास्ते में खड़ी थी ना, तो इसलिए। वेदिका मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती है। वो बच्चा वहां से चला जाता है। वेदिका साहिल की ओर देखती है, जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। उसे देखकर वेदिका को हंसी आ जाती है और साहिल और ज्यादा चिढ़ जाता है। वेदिका खिड़की खोलती है और गाड़ी से नीचे उतरने लगती है। फिर अचानक से वापस साहिल की ओर मुड़ती है और उसके गाल पर किस कर देती है और बोलती है, आई लव यू शिव, और जल्दी से गाड़ी से उतरकर चली जाती है।
ये सब इतनी जल्दी हुआ कि साहिल को कुछ समझ ही नहीं आया, और जब तक समझ आया तब तक वेदिका अंदर जा चुकी थी। सब कुछ सोचकर साहिल के होठों पर मुस्कान तैर जाती है। वेदिका मुड़कर कहती है, चाय पीकर जाइएगा। तुम चलो, मैं आता हूँ। वेदिका अंदर पहुंचती है तो देखती है कि काव्या पहले से ही किचन में कुछ बना रही है। वो जल्दी से जाकर उसे पीछे से हक करती है। वेदिका उसके गाल पर किस करके, गुड मॉर्निंग मेरी जान। जान की बच्ची, कहाँ थी तू पूरी रात कल से? तेरा वेट कर रही हूँ, कुछ पता नहीं था। थी कहाँ तू? उसकी बात सुनकर वेदिका मुस्कुरा देती है। अब कुछ बोलेगी भी, कहाँ थी? तभी काव्या पीछे पलटती है और वेदिका को देखती है तो देखती रह जाती है। वो आंखें फाड़े वेदिका को देख रही थी। ऐसे क्यों घूर रही है? ये तू ही है ना वेदिका? मतलब तूने साड़ी पहनी है? आई कांट बिलीव। क्यों, मैं साड़ी नहीं पहन सकती या अच्छी नहीं लग रही? क्यों नहीं पहन सकती? बिल्कुल पहन सकती है। मेरी जान एकदम पटाखा लग रही है। काश कि मैं लड़का होती। वेदिका उसे घूर कर, जीजू को बोलूं तेरी हरकतें? और वैसे भी तू लड़का होती तो कुछ नहीं हो सकता था, बिकॉज आई एम एंगेज्ड, ओके? और मैं सिर्फ और सिर्फ शिव की हूँ, समझी तू? क्या बोला तूने? शिव की है से क्या मतलब है तेरा? कुछ भी तो नहीं। इतना बोलकर वेदिका अपने रूम में जाने लगती है तो काव्या उसका हाथ पकड़ लेती है। मैंने कुछ पूछा है वेदिका, जवाब दे मुझे। क्या बोला तूने? वो काव्या, वो अब कुछ बोलेगी भी या दिमाग का दही दही करती रहेगी? मैं कल शिव से मिलने गई थी। शिव वापस आ गए हैं। शिव का नाम सुनकर काव्या पहले से ही गुस्से में थी, और जब उसने ये सुना कि वेदिका शिव से मिलने गई थी तो उसका पारा चढ़ जाता है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? क्यों गई उससे मिलने? वो भी रात में? पागल वागल हो गई है क्या? अकल वकल नहीं है तुझमें? ऐसे कैसे चली गई तू उससे मिलने? वेदिका उसका मुंह बंद करके, पागल हो गई है क्या? क्यों चिल्ला रही है? बहरी थोड़ी हूं मैं, सुनाई देता है मुझे अच्छे से। थोड़ा सा धीरे बोल ले, छोटी माँ आ जाएगी। मैं तो ऐसे ही चिल्लाऊंगी। आने दो छोटी माँ को, उन्हें भी तो पता चले उनकी लाडली में कितना दिमाग आ गया है, जिसे वो ज्यादा ही चलाने लगी है आजकल। उन दोनों की चीखने की आवाज सुनकर निधि जी बाहर आती हैं। उन्हें झगड़ते हुए देखकर हैरान रह जाती हैं। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? वो भी इतना चिल्ला चिल्ला कर। क्या हो गया? वो छोटी माँ ये। इससे पहले कि काव्या अपनी बात पूरी करती, वेदिका उसके मुंह पर हाथ रख देती है। निधि जी और ज्यादा हैरान हो जाती हैं। कुछ नहीं छोटी माँ, आप तो जानती हो ये दिमाग की डॉक्टर है ना, तो असर तो आएगा ही। उसकी बात सुनकर निधि को हंसी आ जाती है और काव्या वेदिका को गुस्से से घूरने लगती है और उससे अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन छुड़ा नहीं पाती। वेदिका उसे खींचकर कमरे में ले जाने लगती है। छोटी माँ प्लीज चाय। हाँ हाँ ला रही हूँ आपके हमसफर को आपके पास। एक दिन चाय ना मिले तो जैसे सुनामी आ जाए। तुम दोनों बातें करो, मैं लेकर आती हूँ चाय। वेदिका मुस्कुरा देती है, काव्या को खींचकर अपने रूम में ले जाती है और रूम में पहुंचते ही काव्या को धक्का दे देती है, जिससे काव्या सीधे बेड पर जाकर गिरती है। वेदिका जल्दी से गेट बंद करती है और दोनों की सांस फूलने लगी थी। कितनी मोटी हो गई है तू? शादी के बाद थोड़ा कम खाया कर। क्या अपने ससुराल वालों को खाना खाकर ही बर्बाद करेगी? उसकी बात सुनकर काव्या चिढ़ जाती है और बेड से पिलो उठाकर वेदिका की ओर फेंक देती है और फिर शुरू हो जाती है दोनों की पिलो फाइट, जिसमें 2-3 तकिए तो शहीद होने ही थे। खैर 2-3 तकियों को शहीद करने के बाद दोनों बुरी तरह से थक चुकी थी। तब तक निधि जी चाय लेकर आ जाती हैं। तीनों बैठकर चाय पीती हैं। इस बीच काव्या लगातार वेदिका को घूर रही थी और वेदिका का पूरा ध्यान अपनी चाय पर था, या यूं कहें कि जानबूझकर चाय पर लगाया हुआ था। और निधि जी कभी काव्या को देखती, कभी वेदिका को। निधि जी कहती हैं, काव्या बच्चे उसे घूरना बंद कर, अपनी चाय पर ध्यान दे, ठंडी हो जाएगी। जी छोटी माँ। थोड़ी देर बातें करने के बाद निधि जी बाहर चली जाती हैं। फिर काव्या कहती है, अब तुम मुझे बताएगी या अपने तरीके से बुलवाऊं? वो काव्या बात यह है कि कल शिव का एक लेटर आया था जिसमें उसने लिखा कि वो मुझसे मिलना चाहता है, तो मैंने सोचा कि एक बार उससे मिल लेती हूँ। मैं वहां गई तो वो मुझसे अपने प्यार का इजहार करने लगा और मैं क्या किया तूने? मैं मना नहीं कर पाई काव्या, मैंने हाँ कर दिया। आखिर प्यार तो मैंने भी किया था ना उससे। काव्या का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसे इस वक्त वेदिका पर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चलता तो शायद उसका खून ही कर देती। तू ऐसा कैसे कर सकती है वेदिका? ये सब करने से पहले तूने एक बार भी साहिल के बारे में नहीं सोचा? वो कितना प्यार करता है तुझसे, वो जी नहीं पाएगा वेदिका। लेकिन काव्या तू तो जानती है ना कि मैं शिव से प्यार करती हूँ। और साहिल के साथ क्या था वो सब? बता मुझे। उसकी तकलीफ में तेरी आंखों में आंसू आना नाटक था?
या उसके लिए रोना नाटक था? वो आंसू झूठे थे? वो प्यार का इजहार नाटक था? बता मुझे वेदिका। वेदिका सिर्फ काव्या के साथ मस्ती कर रही थी। उसे नहीं पता था कि काव्या इतनी सीरियस हो जाएगी। वेदिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो काव्या को सब बताना चाहती है। काव्या मेरी बात तो। तभी एक जोरदार थप्पड़ वेदिका के गाल पर पड़ता है जो उसे काव्या ने मारा था। वेदिका तो पत्थर हो जाती है और हैरानी से काव्या को देखने लगती है। वहीं काव्या गुस्से में उबल रही थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था वेदिका कि तू ऐसा कुछ करेगी। कैसा कर सकती है ऐसा तू? कैसे उस इंसान की फीलिंग्स के साथ खेल सकती है जो तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है? वो पहले से ही अपना सब कुछ खो चुका है। एक तू थी उसके पास, उसे भी खो दिया उसने। तूने साहिल के साथ जो किया है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी, याद रखना। आज के बाद काव्या मर गई। काव्या अपनी बात पूरी नहीं कर पाती, उससे पहले ही वेदिका उसे थप्पड़ चिपका देती है। बोल ली? हो गया या कुछ और बाकी है? मुझे बोलती है, मैं किसी को नहीं सुनती। तू खुद को देख, तू भी कौन सा सुनती है किसी की? कब से एक्सप्रेस की तरह दौड़े जा रही है। दिमाग की डॉक्टर है और सच में तेरा हिल गया है। तुझे खुद को डॉक्टर की जरूरत है। काव्या उसे गुस्से में घूरने लगती है। ऐसे मत घूर समझी। अब बात सुन ले मेरी। खैर छोड़, सुनना तो तुझे होता ही नहीं है ना, देख ही ले। शिव। तभी साहिल मुस्कुराते हुए अंदर आ जाता है। काव्या हैरानी से कभी साहिल को देखती है, कभी वेदिका को। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अभी भी असमंजस में उन दोनों को देख रही थी। आया कुछ समझ? मतलब साहिल ही शिव है? दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। तो काव्या अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। वेदिका अपना गाल सहलाते हुए उसके पास में बैठ जाती है। अब क्या हो गया? तू कब से मेरे मजे ले रही है? मैंने गुस्से में कितनी तेज मार दिया तुझे। पागल लड़की, बताना चाहिए था ना। बेवजह गाल गरम हो गया तेरा भी और मेरा भी। वेदिका कहती है। तो तू कुछ सुनती नहीं है? अच्छा सॉरी, ज्यादा तेज लग गया क्या? बहुत तेज लगा है। हाँ तो तूने भी बहुत तेज मारा था, तो हिसाब बराबर। पहले तो वेदिका उसे हैरानी से देखती है, फिर तीनों साथ में हंस पड़ते हैं। वेदिका काव्या को सब बताती है जो भी वहां हुआ, जो सरप्राइज साहिल ने उसे दिए, लेकिन वो साहिल के साथ हुए हादसे के बारे में कोई जिक्र नहीं करती। काव्या उन दोनों को देखकर बहुत खुश थी और वेदिका के लिए तो वो बहुत ही खुश थी कि फाइनली वेदिका को उसके बचपन का प्यार मिल गया। तीनों काफी देर तक बातें करते रहते हैं। वेदिका और साहिल के चेहरे से तो मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। थोड़ी देर बाद साहिल काव्या को कुछ इशारा करता है, लेकिन काव्या मना कर देती है। तो साहिल आंखों में ही उससे रिक्वेस्ट करता है, तो काव्या अपनी पलकें झपका देती है, जिससे साहिल बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद काव्या वहां से उठती है और बाहर जाने लगती है। वेदिका कहती है, तू कहाँ जा रही है? आती हूँ अभी। लेकिन जा कहाँ रही है तू? वो मेरा फोन बाहर पड़ा हुआ है तो वही लेकर आती हूँ। तो बाद में ले लेना, घर में ही है, कहीं बाहर रोड पर थोड़ी है। अरे तेरे बागड़ बिल्ले को तेरे साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है, तो मैं यहाँ क्या करूंगी? मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। जाऊं अब? इतना बोलकर काव्या दंदनाते हुए बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। जहाँ वेदिका साहिल को गुस्से से घूर रही थी, वहीं साहिल बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था। आपको सच में शर्म नहीं आती ना? या मुझे परेशान करने में ज्यादा मजा आता है? मतलब आपको भी अच्छा लगता है क्या मुझे ऐसे सबके सामने एम्बेरस करना? अब काव्या क्या सोचेगी हमारे बारे में? साहिल कहता है, क्या सोचेगी? यही सोचेगी ना कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, एक पल भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, प्यार हो तो इनके जैसा। यही सोचेगी ना? आप ना रहने दो, मुझे बात ही नहीं करनी आपसे। आपका ना हमेशा का यही है। साहिल उसे अपनी बाहों में भर लेता है। छोड़िए मुझे, मन नहीं है। शिव ऐसे अच्छा नहीं लगता इस तरह से। कोई आ गया तो क्या सोचेगा? प्लीज छोड़िए ना। जिसे जो सोचना है सोचने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वेदिका उसके सीने से लगकर, आपको फर्क नहीं पड़ता ठीक है, लेकिन मुझे पड़ता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे किसी भी काम की वजह से मेरे मम्मा पापा का सिर झुके, उन्हें कभी भी मेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़े। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ शिव, लेकिन उनका झुका हुआ सिर नहीं देख पाऊंगी, इसलिए हम कभी अपनी हद पार नहीं कर सकते। वेदिका, तुम्हें क्या लगता है कभी मैं अपनी हद पार कर सकता हूँ? आप पर तो मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है शिव। मैं जानती थी शिव कि आप कभी ऐसा कुछ नहीं करोगे जिसकी वजह से मुझे किसी के आगे शर्मिंदा होना पड़े, लेकिन मुझे दुनिया पर, इस समाज पर भरोसा नहीं है। अच्छा ठीक है, अब तुम ये सेंटी मोड से बाहर आ जाओ, मुझे घर भी जाना है, रूही वेट कर रही होगी।
वेदिका मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। साहिल प्यार से उसके माथे को चूमता है और वहां से बाहर आ जाता है। वेदिका गेट तक उसे छोड़ने आती है। साहिल उसे बाय करता है और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। वेदिका भी मुस्कुराते हुए अंदर चली आती है। घर पहुंचता है तो सब उसका ही वेट कर रहे थे। उसे देखते ही रूही उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। साहिल मन में कहता है, साहिल बेटा, आज तेरी वाट लगेगी। देख कैसे भूखी शेरनी की तरह घूर रही है, मानो अभी कच्चा चबा जाएगी। डोंट वरी भाई, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, आपको कच्चा क्या पक्का भी नहीं चबाऊंगी। साहिल हैरानी से, हैं? मैंने क्या कहा? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। वो जो आप मन में इतनी जोर से बोल रहे थे ना, बातें कर रहे थे, सबको सुनाई दिया, बल्कि बाकी सबको भी, है ना? सभी कहते हैं हाँ। आप में शर्म नाम की चीज नहीं है ना, कि सारी सारी रात आप घर से बाहर रहते हो। अच्छा लगता है क्या ये आवारागर्दी करना? मतलब पूरी रात तो सड़क छाप टपोरी भी घर से बाहर नहीं रहते होंगे। और एक आप हैं कि साहिल जल्दी से अपनी जेब से चॉकलेट निकालकर रूही की ओर बढ़ा देता है। चॉकलेट देखकर रूही शांत हो जाती है और चुपचाप चॉकलेट पकड़ लेती है। साहिल मन में कहता है, हाश, बच गया। आप चॉकलेट देखकर बच नहीं सकते, समझिए। आप एक तो गलती करते हो, ऊपर से रिश्वत भी देते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। साहिल उसे हैरानी से देखने लगता है। बाकी सब मुंह दबाकर हंसने लगते हैं। वैसे थे कहाँ आप रात भर? तुझे बताया तो था एक मीटिंग थी। जरा हमें भी बताने का कष्ट करेंगे आप कि ऐसी कौन सी मीटिंग थी जो पूरी रात और आधा दिन तक चली है? मतलब आज से पहले तो ऐसी कोई मीटिंग नहीं थी आपकी। वैसे तेरा रिजल्ट आने वाला था ना आज, क्या हुआ उसका? वो तो शाम को आएगा। और आप ना बात मत बदलिए, बताइए कहाँ थे आप अब तक? शांत हो जा देवी, क्या अब तुझ पर चॉकलेट का प्रसाद चढ़ाएं तब शांत होगी? हाँ बिल्कुल चढ़ा सकते हो चॉकलेट का प्रसाद, हमें कोई आपत्ति नहीं है वत्स। वैसे आपने बताया नहीं कि आप कहाँ थे? वो मैं शाम को बताता हूँ। वैसे गाइज, आप सबके लिए मेरे पास एक सरप्राइज है, शाम के लिए रेडी रहना। क्या सरप्राइज है बताइए ना, बोला ना शाम को, तब तक सोच सकते हो कि क्या हो सकता है। इतना बोलकर साहिल अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। कबीर कहता है, ये साहिल आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव नहीं करने लगा है? मतलब अब तो जनाब को गुस्सा भी नहीं आता, हमेशा हंसता मुस्कुराता है। आस्था कहती है, सब वेदिका की वजह से हुआ है, उन्हीं के प्यार का असर है साहिल भाई पर। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि दोनों हमेशा साथ रहें और खुश रहें। ऋषभ कहता है, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा भाभी, वरना इसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान तक नहीं होती थी। हमेशा इतने गुस्से में होता था जैसे सबको अभी चबा जाएगा। हाँ, और इंदौर में तो एम्प्लॉइज की हालत खराब रखता था ये, काम करा करा कर। और गलती से भी कोई गलती हो जाती थी तो बस उस बंदे की तो आफत ही आ जाती थी। ओ हेलो, क्या सबके सब मेरे भाई की बुराई करने लगे हैं? कोई उन्हें कुछ नहीं बोलेगा, समझे आप? उन्हें बस मैं ही बोल सकती हूँ। सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं। श्रेया कहती है, वैसे आस्था आज काव्या वहीं रहने वाली है क्या? बोल तो यही रही थी कि आज वो वेदिका के साथ रुकेगी। ऋषभ, मन लग जाएगा तुम्हारा? क्या भाभी कुछ भी बोल रहे हो आप? तभी साहिल नीचे आता है और सबके पास आकर बैठ जाता है और कबीर से कुछ ऑफिस वर्क डिस्कस करने लगता है। रूही कहती है, भाभी माँ चलिए। बेशर्म, कुछ तो शर्म कर ले, यहाँ सब बैठे हुए हैं और सबके सामने भाभी माँ चलिए। रूही श्रेया की गाल खींचकर, ओए होए मेरी प्यारी सी भाभी को जलन हो रही है तो आप भी चलिए ना, आपको कब मना किया है मैंने? अवनी कहती है, वैसे कहाँ जा रही हो? भाभी माँ का अपॉइंटमेंट है आज डॉक्टर के पास, तो वहीं जा रहे थे। श्रेया भाभी चलिए ना, आपका भी अपॉइंटमेंट लगवा देते हैं भाभी माँ की ही डॉक्टर से, सही रहेगा ना? उसकी बात सुनकर श्रेया झेप जाती है। रूही आस्था को हाई फाई देती है और दोनों हंसते हंसते वहां से चली जाती हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है। रूही आस्था वापस भी आ जाते हैं। कुछ ही देर में रूही का रिजल्ट जो आने वाला था, तो घर के सब लोग गार्डन में बैठे हुए थे। थोड़ी देर में रिजल्ट आता है तो सब रूही का रिजल्ट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि रूही और शिवी ने पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। दोनों के सेम मार्क्स थे। गायत्री जी, अमृता जी, शारदा जी रूही को मिठाई खिलाती हैं। फिर मिस्टर मेहरा और मिस्टर सिंघानिया भी उसे आशीर्वाद देते हैं। बाकी सब भी उसके लिए बहुत खुश थे। साहिल की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। जो सपना उसने रूही के लिए देखा था, उसे रूही बहुत अच्छे से पूरा कर रही थी। साहिल को इतनी खुशी कभी अपनी कामयाबी से नहीं होती थी जितनी रूही के हर साल टॉप करने से, उसे हर फील्ड में अवार्ड मिलने से होती थी। रूही साहिल के पास आकर, क्या हुआ भाई, आप खुश नहीं हो क्या? साहिल उसका माथा चूमकर कहता है, नहीं बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ।
सच में मुझे पूरा भरोसा था कि इस बार भी हर बार की तरह तू ही टॉप करेगी। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू और हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और मॉम डैड का सपना पूरा कर जो उन्होंने तेरे लिए देखा है। रूही उसके गले लगकर कहती है, लव यू भाई। लव यू टू बच्चा, खुश रहे हमेशा। तभी रूही के कॉलेज से उसके दोस्त, उसके टीचर्स के कॉल आने लगते हैं। सब उसे टॉप करने के लिए बधाई देते हैं। आज सब बहुत खुश थे। थोड़ी देर बाद रूही शिवी को कॉल करती है। सब उससे बातें करते हैं और उसे बधाई देते हैं। साहिल कहता है, सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, पार्टी चाहिए हमें। बिल्कुल भाई, जब आप कहो। ठीक है, लेकिन आज मेरे पास तुम दोनों के लिए कुछ है। रूही और शिवी एक साथ कहते हैं, क्या? वो तुम दोनों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और शिवी, और जल्दी आ। ओके भाई, मैं आ जाऊंगी। ठीक है बच्चे, बाय, टेक केयर। शिवी भी बाय बोलकर फोन कट कर देती है। ओके गाइस, तो सब लोग रेडी हो जाओ, हम अभी बाहर चल रहे हैं। माँ, आप सब भी प्लीज। बेटा जी, हम क्या करेंगे आप बच्चों में, आप चले जाओ ना। रूही कहती है, प्लीज बड़ी माँ चलिए ना। अमृता जी कहती है, ओ पुत्र, हम नहीं चाहते हमारी वजह से आपकी पार्टी खराब हो, हम फिर कभी चल लेंगे, इस बार आप चले जाओ। ओके? लेकिन मॉम, अगली बार पक्का। पक्का ना? पक्का प्रॉमिस। अब तुसी जाओ, जल्दी से रेडी हो जाओ, एंजॉय करना। ओके? सभी ओके मॉम बोलकर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। साहिल अपने रूम में पहुंचकर वेदिका को कॉल करता है। वहीं वेदिका और काव्या कबर्ड छान रही थी कि आज क्या पहना जाए। वेदिका फोन उठाकर अपने कान से लगाते हुए, बोलिए। साहिल मुंह बनाकर कहता है, अरे अपने हबी से ऐसे कोई बात करता है? जरा प्यार से, नजाकत से बोलो ना। आपके सपने दिन पर दिन बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसमें सपने की क्या बात है, सही तो बोल रहा हूँ। जी नहीं, बहुत गलत बोल रहे हैं। अच्छा बताओ, क्या कर रही थी? मैं रेडी हो रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या पहनूं। मैं हेल्प करूं? हाँ करिए ना प्लीज, बताइए ना मैं क्या पहनूं। तो उसके लिए तो मुझे वहां आना पड़ेगा ना। आप ना फोन रखिए बस, आपसे तो बात करना ही बेकार है, कभी अच्छे से बात ही नहीं कर सकते आप। अरे भड़क क्यों रही हो? लड़कियां तरसती हैं कि उनके हबी उनसे रोमांटिक बातें करे, और एक तुम हो कि तो उन्हीं लड़कियों के पास जाते ना, मेरे पास क्यों आए हो? और फोन रख देती है। वेदिका कहती है, समझते क्या है अपने आप को? दिन पर दिन बेशर्म होते जा रहे हैं, कभी भी कहीं भी शुरू हो जाते हैं। और साहिल की बातों को सोचते हुए उसके होठों पर मुस्कान तैर जाती है। साहिल कहता है, अरे रख दिया इस लड़की ने। हो इसके नखरे ना, भगवान बचा लेना और मुझे ताकत और हिम्मत देना कि मैं इसके नखरे झेल सकूं। फिर मुस्कुराता हुआ रेडी होने लगता है। थोड़ी देर बाद सब रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। तब तक शिवी भी वहां आ जाती है और सभी लोग वहां से निकल जाते हैं। साहिल अपने घर के पास में एक पूरा कैफे बुक कर लेता है ताकि आस्था को कोई परेशानी ना हो। थोड़ी देर में सब कैफे पर पहुंच जाते हैं। उधर से वेदिका और काव्या भी आ जाती है। साहिल जब वेदिका को देखता है तो देखता ही रह जाता है। वेदिका ने व्हाइट कुर्ती प्लाजो पहना हुआ था, एक कंधे पर रेड और ऑरेंज कॉम्बिनेशन में दुपट्टा डाला हुआ था, खुले बाल, माथे पर चमकता काला तिल, कानों में हल्की सी ईयरिंग्स, आंखों में काजल, होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक, गले में सोने की चेन, एक हाथ में वॉच, एक में कुछ मेटल की चूड़ियां, पैरों में साहिल की दी हुई पायल और राजस्थानी मोजड़ी पहनी हुई थी। कुल मिलाकर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। साहिल की तो नजरें ही नहीं हट रही थी उससे। वो एकटक वेदिका को देख रहा था और बाकी सब उसको। ऋषभ उसके पेट में घूसा लगा देता है। अब इस साले नजर हटा ले तेरी है वो, क्या सड़क छाप मजनुओं की तरह कर रहा है, सब देख रहे हैं। उसकी बात सुनकर साहिल हड़बड़ाकर इधर उधर देखता है और सबको अपनी ओर देखता पाकर झेंप जाता है। उसकी इस हालत पर सब हंस रहे थे। सभी वहां पड़ी चेयर्स पर बैठ जाते हैं। बस 2 ही चेयर्स खाली पड़ी हुई थी, एक साहिल के बराबर में और दूसरी काव्या के बराबर में। वेदिका जैसे ही काव्या की ओर बढ़ती है, रूही उसका हाथ पकड़कर उसे साहिल के बराबर में बैठा देती है और खुद काव्या के पास बैठ जाती है। रूही एक केक मंगाती है और उसे वेदिका के सामने रखवा देती है। वेदिका हैरानी से उसे देखती है। रूही कहती है, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? जानते हैं थोड़ा लेट है, लेकिन कोई ना, आप एडजस्ट कर लो। फिर सब मिलकर वेदिका को बिलेटेड हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। वेदिका केक कट करती है और फिर सब वेदिका को खिलाते हैं और वेदिका सबको। फिर सब अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करते हैं, खाना खाने लगते हैं। इस बीच साहिल एक हाथ से वेदिका का हाथ पकड़ लेता है। साहिल की इस हरकत से वेदिका एकदम चौंक जाती है।
वो धीरे से साहिल को देखती है, जो ऐसे खाना खा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वेदिका धीरे से कहती है, हाथ ये मेरा, सब देख रहे हैं। सुबह का कुछ उधार है तुम पर, वो दे दो तो मैं हाथ छोड़ दूंगा। वेदिका अपनी आंखें बड़ी करके, दिमाग खराब तो नहीं हो गया है आपका? आपको समझ भी आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं? हाथ छोड़िए मेरा। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, दिखाइए। वेदिका उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन छुड़ा नहीं पाती। ये दोनों एक दूसरे में ही उलझे हुए थे और बाकी सब उन्हें ही देख रहे थे और मुंह दबाकर हंस रहे थे। कबीर कहता है, अबे वो बेशर्म आदमी, कुछ शर्म लिहाज बचा है कि नहीं तुझमें? हाथ छोड़ उसका, पागल आदमी। कबीर की बात सुनकर साहिल झेंप जाता है और वेदिका का हाथ छोड़ देता है। वेदिका भी चुपचाप खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद सब बातें करने लगते हैं। कबीर कहता है, अच्छा वेदिका, तुमने क्या गिफ्ट दिया है साहिल को उसके बर्थडे पर? क्योंकि इस नालायक से तो कोई उम्मीद नहीं है कि ये किसी को कोई गिफ्ट देगा, बोरिंग आदमी। वेदिका हंसकर कहती है, नहीं, मैंने अभी शिव को कोई गिफ्ट नहीं दिया है, लेकिन हाँ, मेरे पास कुछ है इनके लिए। रूही कहती है, एक मिनट, क्या कहा आपने? आपने भाई को शिव बोला? तो इस नाम के बारे में तो सिर्फ हम सब जानते हैं और भाई को भी पसंद नहीं है कि कोई उन्हें इस नाम से पुकारे। फिर आपको कैसे पता? साहिल कहता है, आप सबको वो मिर्ची वाली लड़की याद है? रूही याद करते हुए कहती है, मिर्ची वाली लड़की मतलब प्रिंसेस? वेदिका हाँ में सिर हिला देती है। उसकी बात सुनकर रूही और अवनी खुशी से उछल पड़ती हैं। दोनों जल्दी से अपनी जगह से उठती हैं और वेदिका को कसकर हक करती हैं। रूही अपनी प्रिंसेस और अवनी अपनी बचपन की दोस्त से मिलकर बहुत खुश होती है। कबीर कहता है, मतलब वो तेरी बदतमीज, नकचढ़ी, तीखी मिर्ची वेदिका ही है? कबीर की बात सुनकर वेदिका साहिल को गुस्से से घूरने लगती है। साहिल कबीर की कमर में एक घूंसा जड़ देता है, जिससे कबीर की हल्की सी चीख निकल जाती है। साले बेवकूफ आदमी, मुंह बंद नहीं रख सकता तू? मेरी लव स्टोरी में क्यों विलन बन रहा है तू? अभी मेरी लव स्टोरी ठीक से शुरू भी नहीं हुई है, उससे पहले तू खत्म कर दे अपनी हरकतों से। अरे यार, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो सच है, तू इसी नाम से बोलता था ना इसे। चुप हो जा मेरे बाप, क्यों मेरी शादी से पहले मेरा डिवोर्स कराने पर तुला हुआ है तू? अवनी कहती है, यार सच में वेदिका, कभी सोचा नहीं था तुमसे दोबारा मिलेंगे, वो भी ऐसे, मतलब मेरी बचपन की दोस्त मेरी भाभी बन जाएगी। आई कांट बिलीव यार। वेदिका उसकी बात पर बस मुस्कुरा जाती है। लेकिन आप दोनों कब मिले, मतलब कैसे पहचाना? फिर साहिल उन्हें सब कुछ बताता है। रजत कहता है, क्या बात है साहिल, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। नॉट बैड, मतलब इतना अरेंजमेंट सही है यार। हाँ तो सीखिए कुछ। आपने मुझे बस एक फूलों के बुके से प्रपोज किया था, वो भी उन फूलों से जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, और मैं इतनी पागल थी कि उसे भी आपका प्यार समझ लिया। ओहो जान, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? अगली बार ध्यान रखूंगा। अगली बार जिसे प्रपोज करूंगा ना, उसे उसके फेवरेट फूलों के साथ करूंगा। क्या कहा आपने? अरे मजाक कर रहा हूँ यार। और तुम फूलों पर क्यों जा रही हो? मेरे प्यार को देखो जो सिर्फ तुम्हारे लिए है। उसकी बात पर श्रेया शर्मा जाती है। आय हाय, इसी अदा से तो घायल हैं हम। उन्हें देखकर सब मुंह दबाकर हंसने लगते हैं और श्रेया शर्मा जाती है। ओए होए, मेरे लैला मजनू को नजर ना लगे किसी की। लेकिन अपना रोमांस का सूटकेस अभी बंद कर लो, घर जाके खोलना। रूही के इतना कहने पर सब हंसने लगते हैं। अच्छा भाभी, आप क्या लाए हो भाई के लिए? वेदिका अपने बैग से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है। शिव, ये आपके लिए। साहिल उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें बहुत सुंदर सी वॉच होती है। उसे देखकर साहिल बहुत खुश होता है। साहिल कहता है, तुम लाई हो तो तुम ही पहना दो। वेदिका मुस्कुराकर उसे वॉच पहना देती है। काव्या कहती है, तुम्हें पता है साहिल, ये वॉच कब ली थी? कब? अपनी इंटर्नशिप के दौरान हर बार ये सबके लिए कुछ ना कुछ खरीद कर लाती थी, लेकिन अपने लिए कभी कुछ न लाई। जब इसकी इंटर्नशिप पूरी हुई तब उसने ये वॉच खरीदी। इसे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तुम इसे मिलोगे और ये वॉच वो तुम्हें गिफ्ट करेगी। एंड सी, इसका इंतजार पूरा हुआ। रूही कहती है, ओह सो स्वीट। काव्या कहती है, और पता है साहिल, ये कितनी पागल थी। इसने कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई दरगाह, कोई चर्च या कोई गुरुद्वारा नहीं छोड़ा जहां इसने मत्था ना टेका हो। और हर बार इसकी प्रार्थनाओं में तुम शामिल रहते थे। हर रोज मंदिर जाती थी इस आस में कि शायद भगवान इसकी सुन ले। हर गुरुवार को दरगाह में चादर चढ़ाती थी कि शायद उसे इस पर दया आ जाए।
और तुम इसे वापस मिल जाओ। बिल्कुल पागल हो गई थी ये तुम्हारे बिना। हर उगते सूरज के साथ इसे उम्मीद रहती थी कि शायद तुम आ जाओ, लेकिन जैसे जैसे सूरज डूबने लगता था तो इसकी हिम्मत भी जवाब देने लगती। उस दिन के बाद से इसने अपना बर्थडे मनाना ही छोड़ दिया। हर वक्त काम काम काम, सबके सामने हंसती थी, लेकिन अकेले में इसकी आंखों में सिर्फ आंसू बरसते थे। इसकी क्या हालत थी सिर्फ मैं जानती थी। ये ना तो जिंदा थी और ना ही मतलब एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। उसके बाद फिर जब तुम साहिल बनकर आए और इसके दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स आई, तो भी कितना गिल्ट में थी मैं तुम्हें बता नहीं सकती। लेकिन हाँ, जब तुम इसे मिल गए हो तो इसके चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही। इतना बोलकर काव्या शांत हो जाती है। बाकी सब भी बिल्कुल शांत थे। वेदिका की आंखों से आंसू बह रहे थे। साहिल उसकी ओर देखता है तो वेदिका सिर झुकाए हुए बैठी थी। साहिल सबकी ओर देखता है तो सब वहां से उठकर चले जाते हैं। साहिल वेदिका को अपने सीने से लगा लेता है और उसके सीने से लगते ही वेदिका फपक पड़ती है। शांत हो जाओ वेदिका, अब देखो सब कुछ ठीक है, मैं तुम्हारे सामने हूँ, वो भी सही सलामत। सबसे बड़ी बात, हम दोनों साथ हैं हमेशा के लिए। शिव, डर लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना हो जाओ। एक बार मैं आपको खो चुकी हूँ, दोबारा नहीं खोना चाहती। आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? कैसी बातें कर रही हो वेदिका? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा भला, और क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर? मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। अब हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। पक्का ना? आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? पक्का प्रॉमिस, कहीं नहीं जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब रोना बंद करो। साहिल वेदिका के आंसू पोंछता है। वेदिका फिर से उसके गले लग जाती है और कुछ सोचने लगती है। साहिल उसके बालों में हाथ फेरकर, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? आपने कितना कुछ सहा है शिव, मेरे पास आप नहीं थे, लेकिन बाकी सब तो थे। उसके बाद भी मेरी क्या हालत हो गई थी। मुझे तो सिर्फ आपका इंतजार करना था, लेकिन बाकी के सारे रिश्ते मेरे पास थे। लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं था। आपने तो अपना हर रिश्ता खो दिया था। पहले मैं आपसे दूर हो गई, फिर आपके मॉम डैड, और बाकी सब कुछ तो खत्म हो गया था आपका। उसके बाद भी आपने मुझे याद रखा, किसी और को अपने करीब भी नहीं आने दिया। आप कैसे कर सकते हो इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी? वेदिका, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, इस बेस पर कि तुम जहां भी हो सही सलामत हो और हम जल्दी मिलेंगे। लेकिन तुम्हारे पास तो मुझसे मिलने की कोई उम्मीद ही नहीं थी। उसके बाद भी तुमने मेरा इंतजार किया, जबकि तुम भी जानती थी कि उस आग में मेरा पूरा परिवार खत्म हो चुका है, और शायद मैं भी। लेकिन फिर भी बिना किसी उम्मीद के तुमने इंतजार किया। तो तुम्हारा प्यार पाक था। तुम एक पल के लिए भी मुझे नहीं भूली, और मैं काम में इतना बिजी हो गया कि किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। यहाँ तक कि कभी तुम्हें ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। अगर मैं चाहता तो तुम्हें ढूंढना मेरे लिए कुछ सेकंड का ही काम था, लेकिन मैंने नहीं किया। साहिल कुछ आगे बोलता उससे पहले ही वेदिका उसके होठों पर उंगली रख देती है। जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए। हम साथ थे या नहीं ये मायने नहीं रखता, हम साथ हैं मायने रखता है, और हम हमेशा साथ रहेंगे चाहे जो हो जाए, है ना? साहिल उसके माथे को चूमकर कहता है, बिल्कुल, हम हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। साहिल वेदिका को शांत कराता है। तब तक बाकी सब भी वहां आ जाते हैं। अब तक अवनी और रूही ने श्रेया और आस्था को सब बता दिया था। सब वापस अपने अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और वेदिका से बात करने लगते हैं। रूही कहती है, भाई आप कुछ बोल रहे थे क्या? ओफो भाई, अब ज्यादा नाटक मत करिए, बताइए ना क्या सरप्राइज था हम दोनों के लिए। अच्छा रुक, अभी दिखाता हूँ। साहिल सोहम को इशारा करता है तो वो उसे 2 एनवेलप पकड़ा देता है। साहिल उन्हें रूही और शिवी को बढ़ा देता है। शिवी हैरानी से कहती है, इसमें क्या है? साहिल कहता है, खुद देख लो। दोनों अपना अपना लिफाफा खोलती हैं और उसके अंदर रखे पेपर को जैसे ही पढ़ती हैं तो खुशी से उछल पड़ती हैं। वाओ भाई, कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर, थैंक यू सो मच भाई, आप बहुत अच्छे हो। फिर दोनों जल्दी से साहिल को साइड हक करती हैं। सोहम उन्हें बाकी के लिफाफे पकड़ा देता है। साहिल कहता है, ये बाकी सबके हैं, यानी तुम दे देना सबको, लेकिन हाँ
कंपनी ज्वाइन करने से पहले सबको अपना इंटरव्यू देना होगा। आप सब हमारी फैमिली से हो, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना किसी इंटरव्यू के या किसी सिफारिश से ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जैसे बाकी सबको टैलेंट के बेसिस पर ज्वाइनिंग मिलती है, वैसे ही तुम सबको भी मिलेगी। तो अपनी तैयारी पूरी रखना। 5 दिन बाद इंटरव्यू है, टाइम से पहुंच जाना। मुझे लेट कमर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? यस सर, दोनों एक साथ कहती हैं। सभी हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में बातें करके सब वापस घर के लिए निकल जाते हैं। साहिल वेदिका को घर छोड़ने को कहता है तो वो मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि साहिल फिर से कुछ शैतानी करेगा। आस्था कहती है, वेदिका रात हो गई है, अकेले जाना ठीक नहीं है। भाई छोड़ देंगे ना आपको, वो साथ रहेंगे तो ठीक रहेगा। वेदिका धीरे से कहती है, इसी बात का तो डर है, जब भी अकेली होती हूँ अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। उसकी बात पास में खड़ी श्रेया सुन लेती है तो वो हंस पड़ती है। श्रेया धीरे से कहती है, ऐसे भी क्या हरकत कर दी मेरे देवर जी ने, जो तुम उनके साथ नहीं जाना चाहती? वेदिका हैरानी से श्रेया को देखती है तो श्रेया मुस्कुराकर आई विंक करती है, जिससे वेदिका झेप जाती है। तुमने बताया नहीं वेदिका? अच्छा चलो ठीक है, मत बताओ। लेकिन अगर साहिल तुम्हारे साथ हरकतें नहीं करेगा तो क्या शर्मा जी की बेटी के साथ करेगा? मैं ना खून कर दूंगी इनका भी और उस शर्मा जी की बेटी का भी। अच्छा, शर्मा जी की बेटी का या अपना? क्या? शर्मा जी की बेटी तो तुम हो ना, वेदिका शर्मा। उसकी बात पर वेदिका मुस्कुराकर रह जाती है। काव्या कहती है, आप दोनों की क्या खिचड़ी पक रही है, घर नहीं चलना क्या? श्रेया कहती है, कुछ नहीं, चलो। चलो साहिल, तुम छोड़ाओ वेदिका को उसके घर, और खबरदार जो मेरी देवरानी के साथ कोई हरकत की तो। श्रेया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और वेदिका शर्माकर अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लेती है। सभी हंसते हुए वहां से चले जाते हैं। साहिल बहुत प्यार से उसके हाथ हटाता है और उसे घूरकर कहता है, ऐसी क्या हरकत कर दी मैंने तुम्हारे साथ, जिसकी शिकायत तुम भाभी से कर रही थी? वेदिका हड़बड़ाकर कहती है, मैंने कुछ नहीं कहा, वो तो भाभी खुद बोल रही थी। साहिल उसके करीब आते हुए, पक्का? साहिल को अपने करीब आते हुए देखकर वेदिका की सांसें रुक जाती हैं और धड़कनें तेज होने लगती हैं। वो जल्दी से वहां से बाहर की तरफ भाग जाती है। जल्दी चलिए ना, देर हो जाएगी। साहिल उसकी इस हरकत पर हंस पड़ता है और हंसते हुए गाड़ी में बैठ जाता है। वेदिका भी गाड़ी में आकर चुपचाप बैठ जाती है। साहिल गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल जाता है। वेदिका चुपचाप बैठी थी और बाहर देख रही थी, जो साहिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो वेदिका का हाथ पकड़कर गियर पर रख लेता है और अपने हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है। वेदिका भी मुस्कुरा देती है। साहिल कहता है, क्या हुआ, इतनी शांत क्यों हो? नहीं, कुछ भी तो नहीं, बस ऐसे ही। मतलब तुम्हें मुझसे डर लगता है कि कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत? वेदिका उसकी बात काट कर, नहीं शिव, ये गलती एक बार मैं कर चुकी हूँ, दोबारा नहीं करूँगी। आप पर मुझे सारी दुनिया से ज्यादा भरोसा है। मुझे पता है कि आप कभी भी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ आपके लिए मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट मुझसे भी बढ़कर है और आप कभी भी मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो आगे से ऐसा कुछ मत सोचिएगा, ठीक है? वेदिका उसके कंधे पर अपना सिर रख देती है और साहिल की बाजू कसकर पकड़ लेती है। साहिल मुस्कुराकर म्यूजिक ऑन कर देता है और गाना बजने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों वेदिका के घर पहुंच जाते हैं। वेदिका खिड़की खोलती है तो साहिल मुस्कुराकर उसे बाय बोलता है। वेदिका वापस मुड़ती है। शिव, साहिल उसकी ओर देखकर। वेदिका मुस्कुराकर आगे बढ़ती है और साहिल के होठों को हल्के से चूम लेती है और जल्दी से गाड़ी से उतरकर घर के अंदर चली जाती है। साहिल को तो समझ ही नहीं आया कि अभी अभी क्या हुआ। वो बस हैरान परेशान सा वेदिका के घर के गेट की ओर देखे जा रहा था, जो अब बंद हो चुका था। सब कुछ याद करके साहिल के होठों पर मुस्कान फैल जाती है और वो अपने घर की ओर निकल जाता है। अगले दिन सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। रूही बोलती है, भाई आज अवार्ड सेरेमनी है, आप आओगे ना? जरूर आऊंगा बच्चे। आज तक ऐसा हुआ है कभी कि मैं तेरे किसी अवार्ड फंक्शन में ना गया हूँ? मैं जरूर आऊंगा। रूही मुस्कुरा देती है और ये सच भी था। साहिल आज तक अपने किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं गया था, लेकिन रूही का कोई भी अवार्ड फंक्शन, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, कभी मिस नहीं किया था उसने, बल्कि टाइम से पहले वो वहां पहुंच जाता था ताकि उसे कभी भी अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो। वो नहीं चाहता था कि रूही कभी भी खुद को अकेला महसूस करे।
इसलिए वो हमेशा रूही के हर फंक्शन में टाइम से पहले पहुंच जाता था। और आप सब भी आ रहे हो ना? मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, आप सब आ रहे हो बस। तभी श्रेया वहां आती है और टेबल पर बोल रखती है, बिल्कुल आएंगे बेटा, तुम टेंशन मत लो, सब आएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि सबको लेकर टाइम से पहले पहुंच जाऊंगी मैं। रूही उसकी बात सुनकर बहुत खुश होती है और उठकर श्रेया के गले लग जाती है। ओ भाभी, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट। श्रेया मुस्कुराकर कहती है, बस बस अब मस्का मत लगाओ, ब्रेकफास्ट करो, मुझे हॉस्पिटल भी जाना है और तुम्हें भी कॉलेज। ओके बॉस। तभी रूही की नजर श्रेया की गर्दन पर पड़े एक निशान पर जाती है, जिसे देखकर रूही बहुत परेशान हो जाती है। भाभी, ये आपके गर्दन पर क्या हुआ? रूही की आवाज सुनकर श्रेया की ओर सब देखने लगते हैं। वही सबके ऐसे देखने से श्रेया सक पका जाती है और उस निशान को अपनी साड़ी से ढकने लगती है। कुछ भी तो नहीं, ऐसे ही कुछ काट गया होगा। अरे ऐसे कैसे कुछ लग गया होगा? सच में है, मैं मजाक नहीं कर रही। देखिए आप सब, देखिए कितना गहरा निशान है। रूही की बातों से जहां श्रेया शर्म से मरी जा रही थी, वहीं बाकी सब मुंह दबाकर हंस रहे थे। श्रेया वहां से जाने लगती है तो रूही उसका हाथ पकड़ लेती है। आप कहाँ जा रहे हो, बताइए क्या हुआ है ये? आस्था कहती, हाँ श्रेया बताओ क्या हुआ है ये। श्रेया उसे गुस्से से घूरने लगती है तो आस्था हंस पड़ती है। रूही कहती है, अरे आप उन्हें घूर क्या रहे हो, बताओ ना क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ बेटा, छोड़ो, मुझे किचन में काम है। नहीं, पहले आप बताओ कि क्या हुआ है। तभी अवनी अपनी जगह से उठती है और रूही को खींचते हुए बाहर ले जाती है। दी छोड़िए मुझे, देखिए ना कितना गहरा निशान है। आप उन्हें देखने के बजाय मुझे ही कह रहे हो यहाँ से जाने के लिए। रूही अपनी हंसी दबाते हुए, तुझे लेट हो रहा है ना कॉलेज के लिए, चल। नहीं हो रहा मुझे लेट, आप छोड़िए तो सही, मुझे जानना है। आजा बाहर, मैं बताती हूँ, बाहर तो चल। लेकिन बाहर चल बोला ना, मैं बताती हूँ आराम से। अच्छा ठीक है। श्रेया जल्दी से अपने रूम में भाग जाती है। उसके जाते ही सब रजत को घूरते हैं। रजत हड़बड़ा जाता है, मुझे लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ, और तेजी से वहां से निकल जाता है। और उसके जाते ही सब हंस पड़ते हैं और फिर नाश्ता करने लगते हैं। रूही कहती है, अब बताओ क्या बता रहे थे आप? मैं कुछ नहीं बता रही थी तुझे, तू कॉलेज जा, लेट हो जाएगी। नहीं मुझे जानना है, पहले मुझे बताओ। अरे बेटा तेरे काम की चीज नहीं है, तू बच्ची है अभी। बच्ची नहीं हूँ मैं, बड़ी हो गई हूँ। अब क्या सब मुझे बच्ची बच्ची बोलते रहते हो? अच्छा मेरी माँ, बड़ी हो गई है तू, लेकिन हमारे लिए तो बच्ची है ना, हमसे तो कभी बड़ी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर रूही मुंह फुला लेती है। अच्छा ये बता, ये चॉकलेट कौन खाएगा? चॉकलेट देखकर रूही बच्चों के जैसे खुश हो जाती है। मनाना तो बहुत अच्छे से आता है आप सबको, नाराज भी नहीं होने देते। हाँ ना, क्योंकि तू नाराज होते हुए अच्छी नहीं लगती। अब लेट हो जाएगा, हम भी पहुंच जाएंगे टाइम से। जाब। ओके दी, बाय। अवनी उसका माथा चूमकर, बाय बच्चे, ख्याल रखना अपना, ओके। ओके दी। अवनी शंकर को आवाज लगाती है, शंकर। शंकर उनके पास आकर, हाँ अवनी, इसे कॉलेज लेकर जाओ, इसका ध्यान रखना। ठीक है, चलें गुड़िया? जी भैया चलिए। रूही सोनू और शंकर के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। उसके जाते ही अवनी एक लंबी सांस लेती है। हाँ बच गए, ये लड़की भी ना पूरी पागल है, कभी भी कुछ भी बोल देती है। बेचारी श्रेया भाभी, कितना एम्बेरेस फील हुआ होगा उन्हें। और हंसते हुए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर में सब अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। आस्था नहीं जाती क्योंकि रूही ने जबरदस्ती उसे मैटरनिटी लीव दिलवा दी थी, इसलिए उसे घर पर ही रहना था। आस्था, गायत्री जी आस्था को अपने रूम में जाकर आराम करने को बोलती हैं। आस्था ठीक है बोलकर अपने रूम में चली जाती है। दूसरी ओर रूही कॉलेज पहुंचती है। देखती है पूरा कॉलेज काफी अच्छे से डेकोरेट हो रहा था। वो कॉलेज में एंटर करती है तो सब उसे बधाई देते हैं। फिर जाकर वो अपने फ्रेंड्स से मिलती है। सब उसे और शिवी को बधाई देते हैं और उनसे पार्टी के लिए बोलते हैं, तो दोनों हाँ कर देती हैं। अवार्ड सेरेमनी के बाद बाहर जाने का प्लान बनता है। तभी अनाउंसमेंट होता है कि सभी बच्चे हॉल में पहुंच जाएं क्योंकि सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। दूसरी ओर साहिल मीटिंग में था, बराबर वॉच देखे जा रहा था क्योंकि सेरेमनी स्टार्ट होने का टाइम हो गया था और मीटिंग कब तक चलेगी उसे कुछ नहीं पता था। अब उसे यहाँ बैठना बहुत मुश्किल हो रहा था। अवनी, वेदिका और कबीर उसकी बेचैनी समझ रहे थे, लेकिन ये मीटिंग बहुत जरूरी थी क्योंकि इस मीटिंग में ये तय होता कि गवर्नमेंट की ओर से 2000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वो किस कंपनी को मिलेगा। जब काफी देर हो जाती है और मीटिंग खत्म नहीं होती तो साहिल एक झटके से खड़ा हो जाता है। सभी उसे ऐसे अचानक से खड़ा हुआ देखकर हैरान रह जाते हैं। मिस्टर पाटिल कहते हैं, क्या हुआ मिस्टर धनराज,
आप खड़े क्यों हो गए? आई एम सॉरी मिस्टर पाटिल, लेकिन अब मैं और यहाँ नहीं रुक सकता, मेरे लिए इससे भी ज़रूरी काम है। सो प्लीज़ आपका जो भी डिसीजन होगा मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। आप जानते हैं मिस्टर धनराज कि इस तरह से मीटिंग बीच में छोड़ने से आप इस प्रोजेक्ट से हाथ भी धो सकते हैं। साहिल गुस्से में कहता है, आई डोंट केयर अबाउट इट, मेरे लिए मेरी बहन से बढ़कर कुछ नहीं। अगर उसके लिए मुझे ऐसे सैकड़ों प्रोजेक्ट्स भी छोड़ने पड़े तो मैं हंसते हंसते छोड़ दूंगा। वैसे भी हम अपनी प्रेजेंटेशन आपको दे चुके हैं। दूसरी बात, हमारी कंपनी इस फील्ड में टॉप पर है और मुझे नहीं लगता कि हमसे बेहतर कोई ये काम कर पाएगा। आगे आपकी मर्जी, आप जो भी डिसीजन लेंगे मुझे मंजूर होगा। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। इतना बोलकर साहिल वहां से निकल जाता है। उसके पीछे पीछे कबीर, अवनी और वेदिका भी चले जाते हैं। बाकी सब हैरानी से साहिल को देखते रहते हैं। वहीं मिस्टर पाटिल के चेहरे पर मुस्कान बिखरी हुई थी। वो भी सबको जाने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। रूही की नजर बार बार गेट की ओर जा रही थी। तारा कहती है, क्या हुआ रूही, तू बार बार गेट की ओर क्यों देख रही है? कोई आने वाला है क्या? हाँ यार, भाई और बाकी सब आने वाले थे। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो टाइम से पहले आ जाएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया अभी तक। शिवी कहती है, रूही तू टेंशन ना ले, भाई आ जाएंगे। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि भाई ना आए हों? आ जाएंगे वो, तू चल तब तक। चलो। सभी हॉल की ओर बढ़ जाते हैं, लेकिन रूही का मन बिल्कुल नहीं लग रहा था हॉल में जाने के लिए। सभी हॉल में पहुंचते हैं, तभी रूही की फैमिली के सब मेंबर्स वहां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर रूही खुश होती है और उन्हें बैठने को कहती है, लेकिन अभी भी उसकी नजर बार बार गेट की ओर जा रही थी। श्रेया कहती है, रूही बेटा तुम चिंता मत करो, साहिल आ जाएगा, प्रॉमिस किया है ना उसने, तो टेंशन मत लो। रूही मुस्कुरा देती है और अपनी जगह पर बैठ जाती है। थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू होता है। चीफ गेस्ट अपनी स्पीच देते हैं, सभी टॉपर्स को बधाई देते हैं और सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। रूही की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था जब साहिल टाइम पर रूही के किसी फंक्शन में नहीं पहुंचा था, तो वो उदास हो जाती है। तभी चीफ गेस्ट अनाउंस करते हैं, एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड गोज टू मिस रूहानिका धनराज गिल एंड मिस शिविका सिंह राठौड़। दोनों का नाम सुनते ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है, लेकिन रूही ने तो जैसे कुछ सुना ही नहीं था। वो तो बस नजरें झुकाए बैठी थी। तभी कोई उसकी साइड में आकर बैठ जाता है, जिस पर रूही का ध्यान नहीं होता। साहिल कहता है, क्या हुआ बच्चे, अपना अवार्ड नहीं लेना है क्या? साहिल की आवाज सुनकर रूही अपना सिर उठाती है और साहिल को अपने पास में बैठे देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके गले लग जाती है। भाई आप आ गए, आपको पता है मैं कब से आपका ही वेट कर रही थी और आप इतनी लेट आए हो, मैं नाराज हूँ आपसे। सॉरी ना बच्चे, किसी काम में फंस गया था, अब तो जल्दी कर, सब तेरा वेट कर रहे हैं। रूही सिर हिलाकर स्टेज की ओर बढ़ जाती है। वहां पहुंचकर चीफ गेस्ट उन दोनों से हाथ मिलाते हैं, उन्हें उनका अवार्ड देते हैं, मेडल पहनाते हैं। पूरा हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है और साहिल, कबीर और अवनी तो खड़े होकर सीटियां बजाने लगते हैं। उन तीनों को देखकर रूही नम आंखों के साथ हंसने लगती है। अवार्ड लेकर नीचे आती है। रूही आकर साहिल के गले लग जाती है। आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चे। रूही मुस्कुरा देती है। बाकी सब भी उसे बधाई देते हैं। अच्छा अब घर चलें? भाई वो बोलना, भाई वो एक्चुअली हम सब बाहर जाना चाहते हैं, प्लीज भाई। रूही की बात सुनकर साहिल बाकी सबको देखता है तो वो सब नजरें झुका लेते हैं। तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? आज तक कभी किसी चीज के लिए मना किया है तुम्हें? जो आज करूंगा, जाओ एंजॉय करो। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, आप दुनिया के बेस्ट भाई हो। बस ज्यादा मस्का मत लगा आप, लेकिन हाँ ध्यान रहे टाइम से घर आ जाना, और सोनू और शंकर हमेशा तेरे साथ रहेंगे, कोई हंगामा नहीं होना चाहिए। ओके ओके भाई, हम आपके सारे रूल्स को फॉलो करूंगी, टाइम से घर आऊंगी, सोनू भैया और शंकर भैया के साथ ही रहूंगी, और हंगामा तो हम वैसे भी नहीं करते, तो आप फिक्र मत करो। ठीक है, ख्याल रखना, हम चलते हैं। जी भाई। साहिल और बाकी सब वहां से घर के लिए निकल जाते हैं और रूही और उसके दोस्त पार्टी के लिए चले जाते हैं। और उसके दोस्त एक 5 स्टार होटल में पहुंचते हैं। रूही ने शंकर से कहकर पहले ही पूरा हॉल बुक करा लिया था। सब कुछ बहुत अच्छे से डेकोरेट हो रखा था। सभी सॉफ्ट ड्रिंक्स काउंटर पर जाकर बैठ जाते हैं। बाकी सब डांस फ्लोर पर चले जाते हैं। रूही और उसके सभी दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे। तभी 2-3 लड़के वहां आते हैं। समीर कहता है, हे रूही, तुमने हमें इनवाइट नहीं किया पार्टी में? तारा धीरे से कहती है, फिर टपक पड़ा बेइज्जती कराने। रूही कहती है, फर्स्टली इट्स रूहानिका, सेकंड ओनली माय फ्रेंड्स आर इनवाइटेड इन माय पार्टी।
गॉट दैट? वी आर ऑल्सो योर फ्रेंड्स। नो, यू आर नॉट माई फ्रेंड। शिवी कहती है, इट्स ओके समीर, अब तुम आ ही गए हो तो जस्ट एंजॉय द पार्टी। वही रूही शिवी को आंखें दिखाने लगती है। शिवी कहती है, इट्स ओके समीर, अब तुम आ ही गए हो तो जस्ट एंजॉय द पार्टी। समीर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। वहीं रूही शिवी को आंखें दिखाने लगती है, क्योंकि उसे समीर का यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं आया था। शिवी कहती है, इट्स ओके ना यार, क्यों इतना रिएक्ट कर रही है? पूरी क्लास इनवाइटेड थी, सिर्फ समीर और उसके दोस्त नहीं थे, वो भी आ गए, तो इसमें कौन सा इतना बड़ा इशू बनाना, छोड़ ना और चिल कर। रूही चिढ़ कर कहती है, ये सबकी ना तेरा भला करने की आदत किसी दिन हम सबको मरवाएगी। पता नहीं क्या मिलता है इतना महान बनकर। और ये समीर, इसे देखो, इसे देखते ही मेरा खून खौलने लगता है। मन करता है कि इसका खून कर दूं और किसी को पता भी ना चले। मतलब इतना इरिटेटिंग बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। निशी कहती है, तुझे तो सब लड़के ही इरिटेटिंग लगते हैं। और रेहान बेचारा कितना सीधा है, वो भी तुझे इरिटेटिंग लगता है। वो अच्छा इंसान है, मुझे पता है। उसकी आंखों में गंदगी नहीं होती जैसी इन सब की में दिखती है। मतलब इन सब के लिए लड़की सिर्फ एक चीज ही होती है। लेकिन जब वो इस तरह की बातें करता है ना, कसम से सटक जाता है मेरा। मतलब मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है तो नहीं पसंद यार। खैर, तुम लोग ये क्या वाहियात बातें लेकर बैठ गए, जस्ट एंजॉय ना। सब फिर से बातें करने लगते हैं। वहीं समीर कब से रूही को ही घूर रहा था। रूही ने आज ब्लैक नी लेंथ वन पीस पहना था, बाल खुले रखे थे जो कमर से बहुत नीचे तक आ रहे थे। चेहरे पर कोई मेकअप नहीं था, होंठ बिना लिपस्टिक के भी एकदम सुर्ख गुलाबी। गोरा रंग, हंसते गालों पर पड़ते डिम्पल उसे और ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। रूही जितनी मासूम थी उतनी ही खूबसूरत। कोई एक बार देख ले तो देखता ही रह जाए। समीर अभी भी एकटक रूही को ही देख रहा था। उसकी आंखों में गंदगी साफ नजर आ रही थी। वहीं रूही इन सब से अनजान अपने दोस्तों के साथ बातें करने में व्यस्त थी। भार्गव कहता है, कब तक ऐसे ही देखता रहेगा उसे? देख भाई, वो तेरे बस की बात नहीं है, भूल जा उसे। बहुत सी लड़कियां मिलेंगी तुझे, लेकिन मेरा दिल तो इसी पर अटका हुआ है। एक दिन इसे अपनी बाहों में तो लेकर आऊंगा मैं, प्यार से या वार से। अनुज कहता है, पागल मत बन, जानता भी है कौन है वो। उसके एक इशारे पर तेरा पूरा खानदान तबाह हो सकता है। देख भाई, फिर से समझा रहे हैं, भूल जाओ उसे। नहीं यार, ये तो मेरे दिलो दिमाग में बैठ गई है। इसे तो मैं हासिल करके रहूंगा। अब ये मेरा जुनून बन चुकी है। अनुज कहता है, पागल वागल हो गया है क्या तू? बर्बाद कर देगी तुझे वो। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। अरे मर जा साले, किसी दिन हड्डियां तोड़वाएगा तू, और कुछ नहीं होगा। समीर उसकी बात को अनसुना करके रूही की ओर बढ़ जाता है। हे रूही, लेट्स डांस। नो थैंक्स। ओ कम ऑन रूही, एक डांस में क्या हो जाएगा? एक डांस की ही तो बात है। मैंने मना कर दिया ना एक बार तुम्हें, समझ नहीं आता क्या? तभी करण रूही को शांत होने को बोलता है और उसे लेकर डांस फ्लोर पर चला जाता है। रूही भी चुपचाप उसके साथ चली जाती है। दोनों डांस करने लगते हैं। उन्हें देखकर समीर का खून खौल जाता है। तू क्यों भड़कती है इतना? शांत रहा कर। तू भी मुझे बोल, तूने देखा नहीं वो कितना चिपक रहा था? मन कर रहा था अभी खून कर दूं उसका। हो, मेरी बहना को तो गुस्सा भी बहुत आता है। चल आजा, तुझे ठंडा पिलाता हूँ। आजा, तेरी फेवरेट कोल्ड कॉफी पियेंगे दोनों भाई बहन। उसकी बात पर रूही मुस्कुरा देती है और फिर दोनों आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। बाकी सब भी उनके साथ आकर बैठ जाते हैं। करण सबके लिए कोल्ड कॉफी ऑर्डर करता है। थोड़ी देर बाद वेटर कॉफी लेकर आता है। तभी समीर एक कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर आता है। रूही, कम से कम मेरी लाई हुई सॉफ्ट ड्रिंक तो पी सकती हो ना? देखो समीर, मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, मुझसे दूर रहो, समझे? मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के लिए तो बोल रहा हूँ यार, कौन सा मुझे किस करने के लिए बोल रहा हूँ। इतना सुनकर सबका पारा हाई हो जाता है। सिद्धार्थ उठकर समीर का कॉलर पकड़ लेता है। क्या बोला बे तू? औकात में रह अपनी, ज्यादा औकात से बाहर आया ना तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। हे डूड, रिलैक्स, मैं बस मजाक कर रहा था। करण, ऋषि सिद्धार्थ को समीर से अलग करते हैं। समीर रूही का हाथ पकड़ लेता है। उसे देखकर सब उसकी ओर ही बढ़ते हैं, लेकिन रूही उन्हें हाथ से इशारा करके वहीं रोक देती है। तुम मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करती हो, जबकि सबके साथ इतने अच्छे से बिहेव करती हो? मेरे पास आते ही तुम्हें क्या हो जाता है? देखो रूही, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। रूही अपना हाथ छुड़ाकर, तो क्यों जी रहा है? मर जाना। मैंने तो नहीं बोला तुझे धरती का बोझ बढ़ाने को। उसकी बात सुनकर सबको हंसी आ जाती है। वहीं समीर का खून खौल जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद पर कंट्रोल करता है। रूही प्लीज लिसन समीर,
मैं तुमसे पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, अब फिर से बोल रही हूँ, मुझसे दूर रहो, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी भी गलत हरकत पर मुझे कोई स्टेप लेना पड़े। इसके लिए तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा तुम नहीं जानते। रूही की सीधी धमकी से समीर का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। वो एक झटके में खड़ा होता है और रूही की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। उसकी इस हरकत से सब गुस्से में उसकी ओर बढ़ते हैं, लेकिन शिवी सबको रोक लेती है, क्योंकि वो जानती थी कि अब जो समीर का हाल होगा वो तो शायद खुद रूही भी नहीं जानती। समीर गुस्से में बोलता है, तुम क्या समझती हो अपने आप को? कहीं की राजकुमारी हो तुम? कब से तुमसे प्यार से बात कर रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? आखिर किस बात का घमंड है तुम्हें? इतनी खूबसूरत हो उस बात का, या साहिल धनराज गिल की बहन हो उस बात का? लेकिन आज मैं तुम्हारा हर घमंड तोड़ दूंगा, तुम पर अपने नाम की मोहर लगा कर रहूंगा। और जबरदस्ती रूही को किस करने की कोशिश करने लगता है। अब तो रूही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। तभी अचानक से रूही अपने घुटने से समीर के प्राइवेट पार्ट पर वार करती है, जिससे समीर दर्द से चीख उठता है और रूही का हाथ छोड़कर पीछे हट जाता है। रूही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर चिपका देती है और उसका हाथ पकड़कर बुरी तरह से मोड़ देती है, जिसमें से टक की आवाज आती है। शायद समीर के हाथ की हड्डी टूट जाती है और समीर दर्द की वजह से छटपटा उठता है। रूही उसकी गर्दन पकड़ती है और उसे मोड़ देती है, जिससे समीर की गर्दन एक ओर लटक जाती है और फिर एक हाथ घुमाकर उसके मेज पर सिर रख देती है। वही मेज पर रखी सॉस की बोतल उठाती है और उससे समीर के सिर पर फोड़ देती है। उसके वार से समीर का सिर फट जाता है और उसमें से खून बहने लगता है। समीर जोर जोर से चिल्ला रहा था, लेकिन रूही थी कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं बाकी सब रूही का ये रूप देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। रूही को दूसरी बार सबने गुस्से में देखा था, लेकिन इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था, और ना ही किसी की इतनी हिम्मत हो रही थी कि रूही को रोक सके। सब हैरान थे ये सोचकर कि अब रूही आगे क्या करेगी। वहीं रूही अभी भी गुस्से से समीर को घूर रही थी। उसका चेहरा और उसकी आंखें गुस्से से बिल्कुल लाल हो गई थी। रूही के हाथ में टूटी हुई बोतल थी और दूसरे हाथ से उसने समीर का हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं समीर दर्द से बेहाल हुआ जा रहा था, लेकिन रूही थी कि उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। रूही दूसरी बोतल उठाती है और उसे मारने वाली होती है कि शिवी उसका हाथ पकड़ लेती है और बोतल छीनकर फेंक देती है। रूही कहती है, बोला था ना औकात में रह, दूर रह, लेकिन मानना तो है नहीं। अभी उतर गया ना आशिकी का भूत? फिर से चढ़े तो बता देना मुझे, फिर से उतार दूंगी। और कोई है जिसके हार्मोन्स उछल रहे हों? अगर हो तो बता दो, उन्हें अभी सेंटर में करती हूँ। और एक बात याद रखना, अगर किसी ने भी कोई भी ऐसी वाहियात हरकत की ना तो इससे बुरी हालत करूंगी मैं, समझे? और गुस्से में वहां से बाहर निकल जाती है। बाकी सब भी उसके पीछे आ जाते हैं। समीर के दोस्त समीर को उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। शिवी सबको घर जाने का बोलकर खुद रूही के साथ आ जाती है। शिवी गाड़ी स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। शंकर, सोनू और बाकी सबको दूसरी गाड़ी में आने को बोल देती है। शिवी कहती है, शांत हो जा रूही, कितना गुस्सा करेगी? उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? तू बीच में नहीं आती ना तो आज जान से हाथ धो बैठता वो। जानती हूँ इसलिए तो रोका तुझे, वरना सच में गया था आज वो। मतलब ये गंदगी से भरा हुआ दिमाग लोग घर पर रखकर क्यों नहीं आते? लड़की देखी नहीं और हो गए शुरू, जैसे लड़की इनकी नहीं इनके बाप की जागीर है। लेकिन भूल जाते हैं ऐसे लोग कि अगर एक लड़की सह सकती है तो तबाह भी कर सकती है। अगर देवी लक्ष्मी हो सकती है तो माँ काली भी। इसलिए ज्यादा उकसाना नहीं चाहिए। लेकिन मानते तो है नहीं, ये सब करके बहुत बड़ा मर्द समझते हैं खुद को, जबकि पता है कि इन मर्दों को एक औरत ही जन्म देती है, उसी के कोख से पैदा होते हैं और उसी के साथ। छी। शिवी बस चुपचाप रूही की बात सुन रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस वक्त रूही बहुत गुस्से में है और इस वक्त रूही को कुछ भी बोलना मतलब घायल शेरनी को छेड़ना है। इसलिए शिवी चुपचाप ड्राइविंग कर रही थी। थोड़ी देर बाद शिवी गाड़ी रोकती है तो रूही का बोलना बंद होता है। वो गाड़ी से बाहर देखती है और फिर हैरानी से शिवी की ओर देखती है, क्योंकि शिवी उसे परीलोक ले आई थी। ऐसे मत देख, तेरा सुकून है ये, यहाँ पर आकर तो तू शांत होती है। और वैसे भी गुस्से में एकदम चुड़ैल लग रही थी, खून पीने वाली डायन लग रही थी। और दूसरी बात, तेरे लेक्चर्स झेलना मेरे बस की बात नहीं है मेरी माँ, इसलिए तुझे आज ले आई। और ज्यादा मत घूर लड़कियों में, समझी? तू ना शिवी। तानिया हाँ में सिर हिलाकर दुकानों की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आती है और जैसे ही गाड़ी में बैठने वाली होती है तभी उसके हाथ से एक बैग गिर जाता है और झुककर वो उसे उठाने लगती है। उसके गले से एक लंबा लॉकेट लटक रहा था। रूही बाहर जाकर देखती है और उसकी नजर उस लॉकेट पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी होती जाती है और उसके मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, आशी।
रूही के मुंह से आशी सुनकर शिवी और तान्या दोनों चौंक जाते हैं। क्या बोला तूने? रूही शिवी की बात को अनसुना करके गाड़ी से उतरती है और तान्या के आगे आकर खड़ी हो जाती है, जो अभी भी उसे हैरानी से देख रही थी। तान्या कहती है, क्या कहा अभी आपने? आशी? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? रूही की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। वो आशी को कस के गले लगा लेती है। तान्या और शिवी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद रूही तान्या से अलग होती है। रूही तान्या का चेहरा अपने हाथों में थामकर, तू मुझे भूल गई आशी? मैं हूँ रूही, तेरी रूही। तुझे याद है? लड्डू, रूही, आशी, शिव भाई, कबीर वीर जी, अवनी दी और बाकी सब। तू कैसे भूल सकती है आशी? याद कर। रूही की बात सुनकर तान्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही, मैं कैसे भूल सकती हूँ? आप सब मुझे याद है। कब से आप सबसे मिलने को तरस रही थी। रूही उसकी बात सुनकर उसे कस के गले लगा लेती है। दोनों बिछड़ी बहनें आज फिर से मिल गई थी। दोनों की ही आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रूही तान्या से अलग होती है और प्यार से उसका माथा चूमती है। तुझे पता है आशी, कब से तुझे ढूंढ रहे हम। तुझे कहाँ नहीं ढूंढा हमने, लेकिन तू कहीं नहीं मिली। मैंने भी आप सबको बहुत ढूंढा रूही। देखा शिवी, मैंने बोला था ना कि कुछ तो है जो तान्या की ओर खींच रहा है। मुझे पहले दिन से ही लगा था कि हमारे बीच कोई रिश्ता है। और देख, मैं सही थी। मुझे मेरी आशी वापस मिल गई। शिवी मुस्कुराकर कहती है, तू ठीक कहती है, लेकिन अब घर तो चल। अच्छा चल आशी, तुझे भाई से मिलाती हूँ। देखना, जब भाई तुझे मिलेंगे तो कितना खुश हो जाएंगे। तान्या हाँ में सिर हिला देती है। फिर तीनों गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाती हैं। रूही आज बहुत ज्यादा खुश थी। होती भी क्यों ना, आखिर उसकी प्यारी बहन उसे आज वापस जो मिल गई थी। उसका मन तो आसमान में उड़ने का कर रहा था, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। थोड़ी देर बाद गाड़ी एसआर विला के बाहर आकर रुकती है। उसमें से तीनों नीचे उतरते हैं और अंदर की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर साहिल को किसी का फोन आया था। फोन सुनते ही वो बहुत गुस्से में भर गया था। साहिल गुस्से में अपना फोन फेंक मारता है, जिससे फोन के कई टुकड़े हो जाते हैं। सब ऐसे उसे गुस्से में देखकर परेशान हो जाते हैं। अवनी कहती है, साहिल क्या हुआ? तू इतने गुस्से में क्यों है? सब ठीक है ना? उसकी हिम्मत कैसे हुई रूही को हाथ लगाने की? उससे तो मैं जान से मार दूंगा। और वो वहां से बाहर निकलने लगता है। तभी कबीर उसके सामने आ जाता है। लेकिन क्या हुआ है? किसने क्या कर दिया? कुछ बता तो सही। आकर बताता हूँ, तू हट मेरे सामने से। नहीं, पहले बता क्या हुआ। साहिल उसे गुस्से से घूरता है तो कबीर एक कदम पीछे हट जाता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं भी तेरे साथ चल रहा हूँ। साहिल हाँ में सिर हिला देता है। दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी रूही और शिवी अंदर आती है। रूही को देखते ही साहिल अपने आप को शांत कर लेता है। रूही दौड़कर उसके गले लग जाती है। साहिल उसके सिर पर हाथ फेर कर, क्या हुआ बच्चे? भाई भाई भाई, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत 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 ज्यादा, इतना ज्यादा खुश हूँ। कबीर कहता है, क्यों, तुझे आज पता चल गया कि तू पागल है? रूही उसे घूरने लगती है तो कबीर अपनी बत्ती से चमका देता है। रूही फिर से मुस्कुरा देती है। वीर जी, आज आप कुछ भी कह लो, आज सब माफ है, क्योंकि मैं आज बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। अवनी कहती है, क्यों, ऐसा क्या मिल गया तुझे? कबीर कहता है, इसका खोया हुआ दिमाग। रूही फिर से उसे घूरती है तो कबीर अपना चेहरा घुमा देता है। साहिल कहता है, क्या हुआ बच्चे, बताएगी कुछ? भाई भाई भाई, आप सुनोगे ना तो आप खुशी से पागल हो जाओगे। कबीर कहता है, सबको अपने जैसा बना दे, तू खुद तो है ही पागल। रूही गुस्से में कहती है, क्या है वीर जी, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे अब। अच्छा, तू बोल नहीं रही है? कब से तो पूरा घर सिर पे उठाया हुआ है तूने। अमृता जी कहते हैं, बस करोगे आप दोनों अब? रूही, बता पुत्र, क्या मिल गया? हमें भी तो बता, हम भी खुश हो जाएंगे। अरे मॉम, सच्ची बहुत 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 बड़ी खुशी की बात है। आप सुनोगे ना तो आप भी बहुत खुश हो जाओगे। मिस्टर सिंघानिया कहते हैं, हाँ तो बताओ भाई, हम भी खुश होना चाहते हैं। ओके, लेकिन आप सबको मैं बता नहीं सकती। कबीर कहता है, यार इसका स्क्रू गिर गया है कहीं, ये पूरी पागल हो चुकी है। आज डाउट था बट अब सब क्लियर हो गया है। इसे आगरा भेजो भाई कोई। रूही उसे घूरकर, चुप रहेंगे आप? कबीर अपने मुंह पर उंगली रख लेता है। गुड बॉय, ऐसे ही रहिएगा, वरना। कबीर हाँ में सिर हिला देता है। हाँ, तो मैं आप सबको कुछ बता नहीं सकती, तो जो सरप्राइज है आपके लिए वो आपको देखना पड़ेगा। साहिल और बाकी सब रूही को हैरानी से देखते हैं। रूही मुस्कुराकर सबको दरवाजे की ओर देखने का इशारा करती है। सब उधर देखते हैं। तभी तान्या दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है।
सब हैरानी से कभी रूही को देखते हैं तो कभी तान्या को। साहिल असमंजस में रूही को देख रहा था और रूही मुस्कुरा रही थी। अचानक साहिल कुछ सोचता है और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। साहिल धीरे से कहता है, आशी? रूही मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है। साहिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नम आंखों से आशी को देखता है जो उसे ही देख रही थी। साहिल अपनी बाहें फैला लेता है। आशी दौड़कर उसके सीने से लग जाती है। आशी बच्चों की तरह रोए जा रही थी। साहिल उसके बालों को सहला रहा था। वहां खड़े हर शख्स की आंखें नम हो जाती हैं। भाई, ये गलत बात है। आशी के आते ही मुझे भूल गए। साहिल मुस्कुराकर अपना एक हाथ उसकी ओर बढ़ा देता है। रूही भी आकर उसके गले लग जाती है। तीनों की आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कान। तीनों बहुत देर तक ऐसे ही खड़े रहते हैं। हम भी हैं यार, हमें भूल गए तुम तीनों। तीनों हंसते हुए अलग होते हैं, फिर सब मिलकर ग्रुप हग करते हैं। कहाँ थी तू आशी? मैंने तुझे कितना ढूंढा लेकिन तू कहीं नहीं मिली, हर जगह ढूंढा। कहाँ थी तू? जब मुंबई में ही थी तो तूने हमसे मिलने की कोशिश क्यों नहीं की? मैं मुंबई में ही थी भाई, और वो रंजीत सिन्हा है ना, उन्होंने मुझे गोद ले लिया था, तब से मैं यहीं पर ही हूँ। सिन्हा का नाम सुनते ही साहिल, कबीर और रजत के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन आशी, तू कैसे पहुंची वहां? पता नहीं भाई, मैं तो वहां डैड के साथ थी। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं सिन्हा हाउस में थी और अलका माँ मेरे पास बैठी हुई थी। साहिल सिर्फ बोलकर रह जाता है। उसके बाद साहिल सबको आशी से मिलवाता है। सबसे मिलने के बाद आशी इधर उधर देखने लगती है। सब समझ रहे थे कि वो क्या ढूंढ रही है। भाई, बाकी सब कहाँ है? लड्डू, मॉम डैड, बड़ी माँ, बड़े पापा और दादू, सब। मुझे उनसे भी मिलना है, बुलाइए ना उन्हें। आशी सबको तेज तेज आवाज देने लगती है। बड़ी माँ देखिए, आपकी आशी आई है। कहाँ हो आप? जल्दी आइए ना बड़ी माँ। पापा, आप कहाँ हो? लड्डू। जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो नम आंखों से सबकी ओर देखती है, जो बस आंखों में आंसू लिए उसे ही देख रहे थे। आशी जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, आप सब चुप क्यों हैं? बताइए ना, कहाँ हैं सब? मुझे सबसे मिलना है। साहिल आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लेता है। शांत हो जा बच्चे, वो नहीं आएंगे। वो हम सबसे बहुत दूर जा चुके हैं, जहां से कोई वापस नहीं आता। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं ना? मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? देखिए प्लीज, मजाक मत करिए भाई। प्लीज बोलिए भाई, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अभी बड़ी माँ आएंगी और मुझे सीने से लगा लेंगी। बुलाइए ना सबको भाई, प्लीज बुलाइए ना। रूही, तू बोल ना मॉम को, वो बाहर आकर मुझसे मिले। तेरी तो हर बात मानती है ना, तू बोल ना प्लीज उन्हें। रूही उसके सिर पर हाथ रखकर, शांत हो जा आशी, वो है ही नहीं कहीं तो कहाँ से आएंगे? कोई नहीं है यहाँ। उसकी बात सुनकर आशी धम से नीचे बैठ जाती है। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। अभी कुछ पल पहले वो कितनी खुश थी और एक बार फिर से वो अपने पूरे परिवार से मिलेगी, लेकिन ये खुशियां कुछ ही पलों में हवा बनकर उड़ गई थी। उसने कितने सारे सपने देख लिए, उसके सारे सपने एक ही झटके में टूटकर बिखर गए। वो बस बेतहाशा रोए जा रही थी। साहिल उसे अपने सीने से लगाए बैठा था। रूही उसके सिर पर हाथ फेर रही थी। सबकी आंखों में फिर से दर्द उतर आया था और साहिल, उसका तो हाल और भी ज्यादा बुरा था। इतना बड़ा दर्द सह लेना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। जिस दर्द में वो पिछले 10 सालों में जी रहा था, जिस जख्म को सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, आज वो फिर से हरा हो गया। उसे एक पल भी यहाँ नहीं रुका जा रहा था, लेकिन फिर भी वो आशी के पास बैठा हुआ था, उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। रूही कहती है, आशी देख, शांत हो जा। देख, बाकी सब नहीं है ना हमारे पास, लेकिन हम तो है ना, और अब हम कभी अलग नहीं होंगे। शांत हो जा बच्चे। वो सब जहाँ भी होंगे ना, आज बहुत खुश होंगे कि आज उनके तीनों बच्चे एक साथ हैं। लेकिन तू ऐसे रोएगी तो सबको बहुत दुख होगा कि उनकी बेटी उदास है, दुखी है, उन्हें याद करके रो रही है। ऐसे तो वो भी सब उदास हो जाएंगे ना। तू चाहती है मॉम डैड उदास हो? आशी रोते हुए नाम में सिर हिला देती है। तू शांत हो, रोना बंद कर, अपने आंसू पोंछ। तू अपने बड़ी माँ पापा की गुड गर्ल है ना? आशी हाँ में सिर हिला देती है। तो शांत हो जा, बिल्कुल रोना बंद कर, खुश रह, तभी तो तेरे बड़ी माँ पापा खुश होंगे ना। आशी अपने आंसू पोंछ लेती है। रूही उसका माथा चूमकर, गुड गर्ल, अब उठ, अपना हुलिया ठीक कर। भाई, हम ना
एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें ना तान्या को एज आशी धनराज गिल इंट्रोड्यूस करेंगे। साहिल कहता है नहीं। सब हैरानी से साहिल को देखने लगते हैं। मेरा मतलब हम अभी कोई पार्टी अरेंज नहीं कर सकते। अभी आशी की सेफ्टी हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। हम आशी को दुनिया के सामने लाएंगे तो उसे खतरा हो सकता है, लेकिन हम पार्टी जरूर रखेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद। बाकी सबको भी साहिल की बात ठीक लगती है। सब उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। सबके मान जाने से साहिल चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे अब ये डर सताने लगा था कि कहीं सिन्हा या उनमें से कोई आशी को नुकसान ना पहुंचा दे। वो अब आशी को लेकर बहुत अलर्ट हो गया था। साहिल कबीर और रजत की ओर देखता है तो वो दोनों उसे शांत रहने का इशारा करते हैं। साहिल भी हाँ में सिर हिलाकर निश्चिंत करता है। हम पार्टी नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब से आशी हमारे साथ ही रहेगी, हमेशा के लिए। आशी कहती है नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। रूही हैरानी से कहती है क्यों आशी, तू यहाँ क्यों नहीं रह सकती? सब कुछ तो तेरा यहाँ है, तू वहाँ क्या करेगी? हमारे साथ रह ना तू। मैं जानती हूँ रूही, यहाँ तू है, भाई है और बाकी सब भी है जो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ नहीं रुक सकती। अलका माँ और वंदना भाभी को नहीं छोड़ सकती मैं। तन्मय भैया ने मुझे कभी अपनी बहन नहीं माना, लेकिन वंदना भाभी ने मुझे हमेशा ननद का प्यार दिया है, वो सम्मान दिया है। मिस्टर सिन्हा ने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन अलका माँ ने मुझे अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया है। उन दोनों की जीने की वजह ही मैं हूँ। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती और उम्मीद करती हूँ कि आप सब मुझे फोर्स नहीं करेंगे, प्लीज। लेकिन आशी, प्लीज रूही, मेरी इतनी सी बात मान ले। मैं आशी धनराज गिल बनकर नहीं, तान्या सिन्हा बनकर ही रहना चाहती हूँ। प्लीज रूही, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, अपने पैरों पर चलने के काबिल बनाया है। मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। फिर हाथ जोड़कर साहिल से कहती है प्लीज भाई, लेकिन अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो आप मुझे बताइए, मैं कभी उधर जाने की नहीं सोचूंगी। साहिल उसके सिर पर हाथ रखकर नहीं बेटा, तू कुछ गलत नहीं कर रही है और आज मुझे सच में प्राउड फील हो रहा है कि तुम दोनों मेरी बहन हो। तुमने उन सबको चुनकर मेरा सिर फक्र से उठा दिया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। और उसका माथा चूम लेता है। थैंक यू भाई, लेकिन एक शर्त पर। आज तू यहीं रहेगी और हर संडे तू हमारे साथ ही रहेगी। बोल मंजूर है? मंजूर है भाई। साहिल आशी और रूही को अपने सीने से लगा लेता है। उसने आशी से तो बोल दिया था कि वो सिन्हा हाउस में रह सकती है, लेकिन उसे बहुत डर लग रहा था कि कहीं आशी को कोई खतरा ना हो जाए। थोड़ी देर बाद रूही आशी को लेकर अपने रूम में आ जाती है और सिन्हा हाउस फोन करके बोल देती है कि तान्या आज घर नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने किसी दोस्त के घर ही रुकेगी। अलका जी भी उसे खुशी खुशी इजाजत दे देती हैं। थोड़ी देर बाद रूही आशी को चेंज कराकर नीचे ले आती है। तब तक डिनर भी रेडी हो चुका था। सब डिनर करते हैं। डिनर करने के थोड़ी देर बाद सब बातें करते रहते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। साहिल अपने रूम में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। तभी कबीर, रजत उसके पास आते हैं। साहिल उन्हें एक नजर देखता है और फिर से इधर उधर घूमने लगता है। कबीर कहता है साहिल क्या कर रहा है, आराम से बैठना। साहिल कहता है आशी सिन्हा के पास कैसे पहुंची, कौन लेकर गया उसे उसके पास, और अगर वो सिन्हा के पास थी तो उसने उसे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया, जबकि वो तो सबको खत्म कर चुका था। रजत कहता है इसके पीछे दो ही कारण हो सकते हैं साहिल। क्या? यही कि या तो सिन्हा आशी के बारे में कुछ ना जानता हो, मतलब ये कि साहिल हो सकता है कि उसे पता ही नहीं चला हो कि आशी कौन है, इसलिए उसने अपने अब घर में रखा हो, या फिर वो कोई चाल चल रहा हो, मतलब आशी को हमारे अगेंस्ट किसी वेपन की तरह यूज करने के लिए। कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें आशी की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उस पर हर पल नजर रखनी होगी, वो भी बिना उसे पता लगे। रजत कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगा। कल ही 2 बॉडीगार्ड्स उसके लिए लगा देता हूँ जो हर पल उसके साथ रहेंगे बिना उसकी नजर में आए। और जब तक वो सबकी नजरों में तान्या सिन्हा है तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन किसी को उसके आशी धनराज गिल होने का पता चला तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। कबीर कहता है और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हमारे लिए जैसी रूही है वैसी आशी। तू फिक्र मत कर, उसे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। अब आप दोनों अभी आराम करो, साहिल कहता है। रजत कहता है
गुड नाइट। कबीर साहिल की ओर एक बॉक्स पकड़ा देता है। साहिल हैरानी से देखता है। इसमें क्या है? फोन है। तूने जो फोन का पाउडर बनाया ना, वो अब दोबारा चलने की हालत में है नहीं, बिल्कुल हाथ खड़े कर चुका है, इसलिए नया मंगवा लिया सोहम को भेजकर। साहिल हंसते हुए उससे फोन ले लेता है और वो दोनों भी हंसते हुए बाहर चले जाते हैं। साहिल फोन को बेड के एक कोने में रखकर लेट जाता है। तभी उसका फोन बज उठता है। वो हाथ में उठाता है और स्क्रीन पर वेदिका का नाम फ्लैश होता देखकर उछल पड़ता है। हे भगवान, आज पूरा दिन वेदिका से बात नहीं की, पक्का भड़केगी। साहिल बेटा, तेरी शेरनी बहुत गुस्से में है, अब उसे मनाने का कोई तरीका सोच ले। अभी तरीका बाद में सोचना, पहले फोन तो उठा ले। वो जल्दी से फोन पिक करता है और उसके फोन उठाते ही वेदिका शुरू हो जाती है। कहाँ हैं आप? फोन रिसीव नहीं करना होता आपको तो अपने पास रखते क्यों हो? किसी कचरे के डिब्बे में फेंक दीजिए। फोन तो जनाब को पिक करना नहीं होता। वैसे बोलेंगे कि मेरे पास भी फोन है। अरे क्या फायदा फोन रखकर जब फोन नहीं उठाना है? कोई प्रधानमंत्री हैं आप? सामने से कभी कॉल नहीं करेंगे और जब मैं करती हूँ तो उठाएंगे नहीं। एक काम करिए, इस फोन को फेंक दीजिए, फिर ना चिट्ठियां डाला करना। वेदिका अपनी धुन में बोली जा रही थी। वहीं साहिल मुस्कुराते हुए उसे सुन रहा था। साहिल को वेदिका का इस तरह उसे हक से डांटना बहुत अच्छा लग रहा था। वो मीठी आवाज में खोया हुआ था। तभी उसका ध्यान वेदिका की आवाज से भंग होता है। आप सुन रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? हेलो, आप हैं यहाँ? हाँ 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 हाँ, बोलो क्या बात है? मतलब अभी तक जो मैंने बोला आपने कुछ सुना ही नहीं? अरे सुना ना, सब कुछ सुना। तुम्हारे अलावा कुछ सुनाई देता ही नहीं है, तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई देता ही नहीं है। अब मुझे ये फ्लर्ट करना बंद करेंगे आप? फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ यार, सच बता रहा हूँ। एक एक पल निकालना मुश्किल हो रहा है तुम्हारे बिना। तुम बस जल्दी से हमारे घर आ जाओ, हमेशा हमेशा के लिए। उसकी बात पर वेदिका शर्मा जाती है। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गई? आना नहीं है क्या यहाँ? आना है ना। उसकी बात पर साहिल हंस पड़ता है और वेदिका अपनी जीभ दांतों तले दबा लेती है। अच्छा सुनो ना, तुम्हें एक गुड न्यूज देनी थी। बोलिए। तुम्हें पता है आशी मिल गई। क्या? कब, कैसे, कहाँ? मतलब कहाँ मिली आशी आपको? साहिल उसे सब कुछ बता देता है। वेदिका आशी से मिलने की खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर दोनों बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं। साहिल उठकर रेडी हो गया था। आज उसे सिन्हा हाउस जाना था अलका जी से मिलने और आशी के बारे में सब कुछ पता करने। वो रेडी होकर हमेशा की तरह सबसे पहले रूही के रूम में जाता है, धीरे से गेट खोलता है और रूम के अंदर झांकता है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। आशी ने रूही की गोद में सिर रखा हुआ था और रूही ने उसके सिर पर अपना एक हाथ रखा हुआ था और बेड के सिरहाने से लगकर बैठे हुए ही सो रही थी। आशी का चश्मा उसकी नाक पर आ रहा था। साहिल धीरे से अंदर आता है, दोनों के सिर पर हाथ फेरता है और आशी का चश्मा उतारकर उसे साइड में रख देता है और उन्हें बिना जगाए ही वापस मुड़ जाता है। उसके जूतों की आवाज से आशी की आंख खुल जाती है। वो एकदम हड़बड़ाकर उठ जाती है। अचानक से हुई इस हलचल से रूही भी उठ जाती है। दोनों एक साथ कहती है, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। आशी साहिल को साइड हक करता है और उससे बातें करने लगता है, जिससे रूही उदास हो जाती है। साहिल उसे देखता है तो रूही का उतरा चेहरा देखकर उसे एहसास होता है कि आज उसने रूही को तो गुड मॉर्निंग विश ही नहीं किया। साहिल मुस्कुराकर रूही को साइड हक करता है और उसके माथे को चूम लेता है। रूही भी बहुत खुश हो जाती है। चलो अब तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। जी भाई, आप चलिए, हम आते हैं। साहिल मुस्कुराते हुए बाहर आ जाता है। रूही कबर्ड से कपड़े निकालकर बाथरूम में चली जाती है। साहिल नीचे आता है। सोहम? जी भाई। उसका कुछ पता चला? जी भाई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। गुड़िया ने बहुत मारा है उसे। उसका बाप गुड़िया के खिलाफ केस करने की धमकी दे रहा है। चलो आज उससे भी मिल लेते हैं, कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है उसमें। सोहम हाँ में सिर हिला देता है। साहिल वेदिका को कॉल करता है। बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि आज तुम्हें पिक करने नहीं आ पाऊंगा, तो इस तरह से मेरा वेट मत करना, मुझे लेट हो जाएगा आने में। वेदिका को उसका इस तरह से बात करना थोड़ा अजीब लगता है। जी ठीक है, मैं चली जाऊंगी। साहिल फोन कट कर देता है। वहीं वेदिका साहिल के बिहेवियर से सोच में पड़ जाती है। इन्हें क्या हुआ? आज इतने सीरियस मूड में क्यों हैं? वरना तो हमेशा ही फ्लर्ट करते रहते हैं। आज कुछ कहा भी नहीं। हो सकता है किसी वजह से परेशान हो। पता करती हूँ, अभी रेडी तो हो जाऊं। ऐसा सोचकर वो रेडी होने लगती है। दूसरी ओर आशी और रूही रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। सब बैठकर नाश्ता साथ करते हैं। फिर साहिल ऑफिस के लिए निकलने लगता है। आशी कहती है, भाई। साहिल कहता है, हाँ। वो मैं ये बोल रही थी कि आप मुझे भी ड्रॉप कर देते तो। साहिल मुस्कुराकर कहता है, ठीक है चल।
आशी सबको बाय बोलकर साहिल के साथ वहां से चली जाती है। गाड़ी में दोनों बहन भाई बहुत सारी बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद सिन्हा हाउस के सामने पहुंच जाते हैं। आशी गाड़ी से उतरती है। भाई आप आइए ना, आपको माँ और भाभी से मिलवाती हूँ, दोनों बहुत खुश होंगी आपको देखकर। साहिल मुस्कुराते हुए गाड़ी से नीचे उतरता है। फिर दोनों अंदर आते हैं। माँ, भाभी, आप कहाँ हैं दोनों? बाहर आइए, देखिए मैं आ गई हूँ। तभी वंदना और अलका जी किचन से बाहर आती हैं। वंदना कहती है, तो आ गई तुम? बिना बताए कैसे चली गई थी? बताकर तो जाना चाहिए था ना। आशी कहती है, ओफो भाभी, अब तो आ गई हूँ ना। आप वो सब छोड़िए, इनसे मिलिए, ये है मेरे भाई। दोनों साहिल को देखती हैं, फिर हैरानी से आशी को देखती हैं। अलका जी कहती हैं, लेकिन ये तेरे भाई कैसे हो सकते हैं तान्या? वो बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी, अभी मुझे कॉलेज जाना है, ओके? इतना बोलकर आशी अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। अलका जी साहिल को बैठने को बोलती हैं और वंदना से चाय को बोलती हैं, तो साहिल मना कर देता है। देखिए मिसेस सिन्हा, मैं यहाँ चाय पीने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। अलका जी कहती हैं, जी कहिए। वो तभी आशी अपने रूम से बाहर आ जाती है। उसे देखकर साहिल चुप हो जाता है। आशी सबको बाय बोलकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। अलका जी कहती हैं, कहिए क्या बोल रहे थे आप? साहिल कहता है, देखिए मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है, इसलिए सीधे काम की बात करते हैं। मुझे ये जानना था कि तान्या आपकी ही बेटी है? साहिल से ऐसा सवाल सुनकर अलका जी की सांसें अटक जाती हैं। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ जाता है। वहीं वंदना हैरानी से कभी साहिल को देखती है तो कभी अलका जी को। अलका जी हकलाते हुए कहती हैं, जी हाँ, तान्या मेरी बेटी है। सच में? आपने ही उसे जन्म दिया है? जी हाँ, मैंने उसे जन्म दिया है। ठीक है, तो फिर आप मुझे उसका बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दीजिए। बर्थ सर्टिफिकेट का नाम सुनकर अलका जी और ज़्यादा घबरा जाती हैं। वो अपने साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे पर आए पसीना पोंछने लगती हैं। साहिल उनकी तरफ एक पानी का ग्लास बढ़ा देता है। अलका जी कांपते हाथों से ग्लास थाम लेती हैं और एक ही सांस में पूरा पानी पी जाती हैं। मिसेस सिन्हा, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस आप सच बताइए कि तान्या आपकी बेटी है या नहीं, आपने उसे जन्म दिया है या नहीं? अलका जी कहती हैं, नहीं, मैंने तान्या को जन्म नहीं दिया है, वो मेरी सगी बेटी नहीं है। उनकी बात सुनकर वंदना तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो फिर कौन है वो? मुझे नहीं पता कि कौन है वो। तो फिर ये आपके पास क्या कर रही है? कहाँ मिली आपको ये? मुझे वो 10 साल पहले मिली थी। फ्लैशबैक। अलका जी अपने मायके से वापस आ रही थी। गाड़ी अपनी स्पीड से सड़क पर दौड़े जा रही थी। थोड़ी देर में गाड़ी एक जंगल में आ जाती है। अंधेरा हो चुका था। अलका जी को थोड़ा डर भी लग रहा था। भैया थोड़ा जल्दी चलो, देखो बहुत रात हो गई है। जी मैम, आप फिक्र मत करिए, बस थोड़ी देर में हम इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। अलका जी हाँ में सिर हिलाकर अपना सिर शीशे से टिका देती हैं। अभी वे कुछ ही आगे चले थे कि रास्ते में उन्हें एक गाड़ी दिखती है। जब उनकी गाड़ी उस गाड़ी के पास पहुंचती है तो उन्हें गाड़ी में एक बच्ची दिखती है। भैया गाड़ी रोको। मैम, यहाँ गाड़ी रोकना खतरनाक हो सकता है, रात हो चुकी है, ऐसे में यहाँ। मैंने कहा ना गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोक देता है। अलका जी उसे रिवर्स लेने के लिए बोलती हैं। ड्राइवर गाड़ी को पीछे लेता है। उस गाड़ी के पास पहुंचकर अलका जी गाड़ी से उतरती हैं तो वहीं पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उसे देखकर वो बहुत घबरा जाती हैं। वो जल्दी से गाड़ी की खिड़की खोलती हैं जहां वो बच्ची अभी भी सोई हुई थी। उसकी मासूमियत देखकर अलका जी की ममता जाग उठती है। वो धीरे से अपनी गोद में उसे उठाती हैं और अपने सीने से लगा लेती हैं और आकर गाड़ी में बैठ जाती हैं। ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ा देता है। अलका जी कहती हैं, उस दिन मुझे लगा कि मैंने जिस बेटी को 3 महीने पहले खोया था वो मुझे इस बच्ची के रूप में वापस मिल गई है, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई और इसे अपने साथ ले आई। उस दिन के बाद से मैंने इसे अपनी बच्ची की तरह पाला पोसा है। साहिल कहता है, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि ये बच्ची कौन है, कहाँ से आई है? अगले दिन जब इसे होश आया तब मैंने इससे पूछा था तो इसने मुझे सब कुछ बताया। फिर 2 दिन मैं इसे लेकर इसके घर भी गई। वहां जाकर पता चला कि इसके घर में आग लग गई थी और उसी में इसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। तो मैं इसे वापस अपने साथ ले आई और इसे ही अपनी तान्या मान लिया था। इतना बोलते बोलते अलका जी की आवाज भारी हो जाती है, आंखें नम हो जाती हैं। वंदना उन्हें आगे बढ़कर संभालती है। लेकिन आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे हैं? आपका क्या रिश्ता है तान्या से?
आपकी तान्या मेरी खोई हुई छोटी बहन आशी है। ऐसे हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, अब मिली तो ऐसे। इतना बोलकर साहिल उनके सामने एक पुरानी तस्वीर कर देता है जिसमें साहिल, रूही, आशी और लड्डू एक साथ बैठे थे। अलका जी कहती हैं, देखिए मैं मानती हूँ कि ये आपकी बहन है, लेकिन आप इसे हमसे मत छीने। हमारे जीने की वजह है ये, हम उसके बिना जी नहीं पाएंगे। वंदना हाथ जोड़कर कहती है, हाँ भैया, आप हमारे जीने की वजह को हमसे दूर मत करिए। उसके और माँ के अलावा हमारा कोई नहीं है। हम हाथ जोड़ते हैं आपके, उसे हमसे दूर मत करिए। साहिल मुस्कुराकर कहता है, भाई भी बोल रही हैं और हाथ भी जोड़ रही हैं, ये तो गलत बात है ना। आप बेफिक्र रहिए, हम आपकी तान्या को आपसे कभी अलग नहीं करेंगे। वो मेरी बहन बाद में है, आपकी बेटी और ननद पहले है। साहिल की बातें सुनकर दोनों चैन की सांस लेती हैं। लेकिन मेरी एक शर्त है। अलका जी घबराकर कहती हैं, कैसी शर्त? यही कि हर संडे को वो हमारे साथ रहेगी, और आप दोनों भी। अगर आप दोनों को हमारी ये शर्त मंजूर है तो ही मैं अपनी सगी बहन को यहाँ रहने की इजाजत दूंगा। अलका जी और वंदना एक दूसरे को देखती हैं, फिर मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती हैं। साहिल भी मुस्कुरा देता है। अच्छा, एक बात और, आशी के बारे में और कौन जानता है? आपके पति या बेटे को तो पता नहीं था कि वो कौन है? अलका जी कहती है, नहीं, मेरे अलावा ये किसी को पता नहीं है। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई कि तान्या धनराज परिवार से ताल्लुक रखती है। ध्यान रहे कि आगे भी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए, मुझे और कुछ काम है तो मैं चलता हूँ। भैया, आप पहली बार हमारे घर आए हैं तो कुछ खाकर जाइएगा। बस बैठिए, मैं अभी कुछ। साहिल वंदना की बात बीच में काटकर, अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, लेकिन आपका खाना उधार रहा। अगली बार जब भी आऊंगा बिना खाए नहीं जाऊंगा। अलका जी और वंदना हल्के से मुस्कुरा देते हैं। साहिल अलका जी के पैर छूता है और वहां से निकल जाता है। साहिल को एक सुकून तो मिल गया था कि सिन्हा या कोई और इस बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी आशी की सेफ्टी में वो कोई लापरवाही नहीं बरत सकता था। इसलिए आशी के साथ उसके 2 बॉडीगार्ड्स भी साहिल ने भेज दिए थे। साहिल वहां से बाहर निकलता है जहां सोहम और बाकी सब गाड़ी के पास उसका इंतजार कर रहे थे। सोहम, हॉस्पिटल चलो। सोहम जी भाई बोलकर हॉस्पिटल की ओर गाड़ी घुमा देता है। साहिल अब बहुत गुस्से में आ चुका था। आखिर रूही को किसी ने गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, तो साहिल का गुस्सा होना बनता ही था। अब देखना यह था कि साहिल आखिर हॉस्पिटल पहुंचकर उस समीर के साथ क्या करता है। थोड़ी देर में गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है। साहिल बहुत गुस्से में गाड़ी से उतरता है और हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। सब साहिल को अचानक से इतने गुस्से में हॉस्पिटल में आया देखकर हैरान रह जाते हैं। सोहम रिसेप्शन पर समीर के रूम के बारे में पता करता है। फिर सब समीर के रूम की ओर बढ़ जाते हैं। सब वहां पर पहुंचते हैं तो सामने समीर के माँ बाप और कुछ रिश्तेदार वहां बैठे हुए थे। साहिल को देखते ही सब एकदम से खड़े हो जाते हैं और सबके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। साहिल जाकर समीर के पापा के सामने खड़ा हो जाता है। उनके तो पहले से होश उड़े हुए थे, अब तो जो बाकी की सांसें थी वो भी अटकने लगी थी। साहिल बिना कुछ बोले ही समीर के वार्ड में चला जाता है। बाकी सब भी उसके पीछे आ जाते हैं। वहां जाकर साहिल देखता है कि समीर के मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, हाथ में ड्रिप लगी हुई थी, उसके हाथ पैर मुंह सिर पर पट्टियां बंधी हुई थी। समीर के पापा कहते हैं, देख रहे हैं धनराज साहब, आपकी बहन ने मेरे बेटे का क्या हाल कर दिया, मरते मरते बचा है। कुछ तमीज सिखाई है या नहीं आपने उसे? ऐसे किसी की भी जान ले लेगी क्या वो? पैसों का इतना घमंड ठीक नहीं होता। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं तो क्या आपकी बहन लोगों को जान से मार देगी? साहिल उन्हें गुस्से में घूरता है तो वो एकदम शांत हो जाते हैं। अगले ही पल साहिल समीर के हाथ में लगी ड्रिप उखाड़ देता है और उसका ऑक्सीजन मास्क हटा देता है, जिससे समीर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। वहीं उसके माँ बाप रोने लगते हैं। साहिल गुस्से में कहता है, शुक्र करो कि मरते मरते बच गया। मेरी बहन ने इसे सिर्फ घायल किया, अगर मैं होता ना तो एक सांस से दूसरी सांस नहीं ले पाता ये, और अब तक आप इसका अंतिम संस्कार भी कर चुके होते। आपके बेटे ने इतनी बड़ी हिमाकत करने की हिम्मत की है जिसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है। इसने जो किया है ना, उसके लिए मैं इसे कभी माफ नहीं कर सकता। मेरी बहन की तरफ उठने वाली उंगली के साथ उस हाथ को भी उखाड़ देता हूं मैं। और इसने तो उसे छूने की कोशिश की थी, तो इसे तो अब मरना ही होगा। ऑक्सीजन मास्क हटने से समीर की सांसें उखड़ने लगती हैं। वहीं समीर के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। समीर की माँ रोते हुए साहिल के पैरों में गिर जाती है। मेरे बेटे को माफ कर दीजिए साहब,
बच्चा है वो, उससे गलती हो गई। आगे से ऐसी नहीं होगी, मैं आपसे वादा करती हूँ। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं। मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, उसे बचा लीजिए प्लीज। साहिल उन्हें खड़ा करता है और डॉक्टर को इशारा करता है। इशारा करते ही डॉक्टर समीर के पास आते हैं और जल्दी से उसका मास्क लगाते हैं और उसकी ड्रिप लगाते हैं। समीर की सांसें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। उसके माँ बाप चैन की सांस लेते हैं। मेरी बहन के संस्कारों पर उंगली उठाने के बजाय अपने बेटे को कुछ और संस्कार दिए होते ना, तो आज उसकी ये हालत नहीं होती। और एक बात और, आज तो मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन आगे से ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा भी तो इसकी लाश भी आपको नहीं मिलेगी। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने लड़के को अच्छे से समझा दें। चलता हूँ और मेरी बात ध्यान रहे। इतना बोलकर साहिल वहां से बाहर आ जाता है, फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस पहुंचकर साहिल जैसे ही एंटर करता है तो वेदिका सामने ही खड़ी हुई थी, लेकिन साहिल उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपने केबिन में चला जाता है, जो वेदिका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो भी चुपचाप अपने केबिन में चली जाती है। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। इसी तरह से पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन साहिल और वेदिका की पूरे दिन कोई बात नहीं होती। आज साहिल का मूड बहुत ज्यादा उखड़ा उखड़ा था, तो वो पूरा दिन बस सब पर चिल्लाता रहता है। वेदिका और बाकी सब भी समझ रहे थे कि साहिल आज किसी बात से परेशान है, लेकिन वेदिका को उसका व्यवहार कुछ ज्यादा ही चुभ रहा था। इन्हें आखिर क्या हुआ है? इन्हें तो खुश होना चाहिए, आखिर इनकी बहन इतने सालों बाद वापस आई है, और ये है कि इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं। मुझे इनसे बात करनी पड़ेगी। शाम के समय सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। साहिल आकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है और वहां से निकलने लगता है। आज तो उसे वेदिका को साथ लेना भी ध्यान नहीं रहा। तभी उसकी गाड़ी के आगे अवनी आ जाती है। साहिल एकदम से ब्रेक लगा देता है और अवनी पर भड़क जाता है। साहिल गुस्से में कहता है, पागल हो गई है क्या? दिमाग क्या घास चढ़ने गया है तेरा? गाड़ी के सामने क्यों आई? अगर कुछ हो जाता तो? अरे लेकिन नहीं हुआ ना। एक बात बता, तुझे हुआ क्या है? इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है? मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अभी तू हट यहाँ से, जाने दे मुझे। अगर तू ठीक है तो इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकता है तू? मैं तो कुछ भी नहीं भूला। अच्छा, तो फिर अकेले कहाँ जा रहा है? वेदिका को कौन लेकर जाएगा? मिश्रा जी? उसकी बात सुनकर साहिल को एहसास होता है कि आज पूरा दिन उसने वेदिका से ठीक से बात करना तो दूर, उसे देखा भी नहीं है, और अब भी उसे यहीं छोड़कर जा रहा था। वो वेदिका की ओर देखता है, जिसके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी, जो साहिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सॉरी यार, वो पता नहीं, बस ध्यान ही नहीं रहा। साहिल वेदिका के लिए खिड़की खोलता है तो वेदिका चुपचाप आकर बैठ जाती है। अवनी भी मुस्कुराते हुए कबीर के साथ वहां से चली जाती है। साहिल गाड़ी आगे बढ़ा देता है। वेदिका बिल्कुल चुप बैठी हुई थी, जो साहिल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्या हुआ? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आखिर आपको क्या हुआ है। सुबह से देख रही हूँ इतना अजीब बिहेव कर रहे हैं, मुझे इग्नोर कर रहे हैं, ठीक से बात भी नहीं कर रहे हैं। अरे बात करना तो दूर, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो बताइए ना मुझे, लेकिन ऐसे इग्नोर मत करिए। इतना बोलते बोलते वेदिका का गला रूंध जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। साहिल उसकी ओर देखता है तो वो तुरंत अपना चेहरा घुमा लेती है। साहिल साइड में गाड़ी रोक देता है और उसका चेहरा अपनी ओर घुमाता है। उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी हुई थी। हे, तुम रो रही हो? देखो, मैं नाराज नहीं हूँ तुमसे, और तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तो आप मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर रहे हैं? वेदिका की मासूमियत देखकर साहिल को हंसी आ जाती है, जिससे वेदिका और चिढ़ जाती है। मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, आप इग्नोर कर रहे हैं। ना तो सुबह से फोन पर ठीक से बात की आपने, ना ही आज ऑफिस में पूरा दिन, यहाँ तक कि आपने देखा भी नहीं मेरी तरफ। साहिल अपने कान पकड़कर कहता है, अच्छा बाबा सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और तुम ये बात बात पर रोया मत करो, तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता मैं। अब रोना नहीं, ओके? वेदिका हाँ में सिर हिला देती है। साहिल उसके आंसू पोंछता है और उसके माथे पर किस करता है। तो फिर हुआ क्या है आपको? ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं आप? साहिल बिना कुछ बोले ही गाड़ी वहां से आगे बढ़ा देता है। वेदिका कई बार उससे वही सवाल करती है, लेकिन साहिल कुछ नहीं बताता। थोड़ी देर बाद साहिल गाड़ी मरीन ड्राइव पर रोकता है। दोनों गाड़ी से उतरकर वहां पड़े पत्थरों पर बैठ जाते हैं। वेदिका उसके कंधे पर सिर रख देती है। बताइए, क्या हुआ है आपको? पता नहीं वेदिका, बहुत अजीब सा लग रहा है। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत होने वाला है, जैसे मैं अपनी कोई सबसे प्यारी चीज खोने वाला हूँ। एक अजीब सा डर मन में बैठ गया है। मन बहुत बेचैन हो गया है आज।
वेदिका उसके कंधे से सिर उठाकर उसके चेहरे को देखती है, जिस पर सिर्फ उदासी ही उदासी छाई हुई थी और आंखें बिल्कुल खाली थी, और वो उन खाली आंखों से सामने देख रहा था। कुछ गलत नहीं होगा शिव, आप फिक्र मत कीजिए। जो भी गलत होना था अब तक हो चुका है, लेकिन अब कुछ गलत नहीं होगा। बस आप ज्यादा मत सोचिए, अपने मन को शांत रखिए, और फिर मैं हूं ना आपके साथ, आपके हर कदम पर आपके साथ हूं, हमेशा। साहिल उसकी ओर देखकर कहता है, पक्का? वेदिका उसका माथा चूम कर कहती है, पक्का, मैं हमेशा आपके साथ हूं। साहिल हल्के से मुस्कुरा देता है। वेदिका फिर से उसके कंधे पर अपना सिर टिका देती है। साहिल वेदिका के सामने तो खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका मन बहुत बेचैन था। आगे क्या होने वाला था ये तो वक्त ही जानता था। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल को प्रेस करें। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर हमें कमेंट करना नहीं भूलें। धन्यवाद।